मेहताब हॉरर स्टोरीज़ की एक और कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दी की रात थी, हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। आधी रात का वक्त था। मदीर गांव के लोग शांति से सो रहे थे। तभी कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ें आने लगी। फिर कुछ देर बाद उनकी आवाज़ें बंद हो गईं। तभी अनुराग जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, पर अनुराग जी और उनकी पत्नी सरिता गहरी नींद में सो रहे थे। फिर से दरवाजे पीटने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ बहुत ज़ोर से आई। अनुराग और सरिता आधी नींद में ही उठ के बैठ गए। अनुराग ने घड़ी देखी, उसमें 2:30 बज रहे थे। सरिता बोली, इतनी रात को कौन होगा? अनुराग बोला, शायद कोई मरीज आया होगा। सरिता बोली, नहीं, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। पता है ना आज गांव वालों ने क्या कहा था? अनुराग बोला, अरे गांव वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं। सरिता बोली, फिर भी नहीं, उन्होंने मना किया था ना। कुछ भी हो जाए, कभी भी रात को दरवाज़ा मत खोलिएगा। अभी भी दरवाजे की थक थक आवाज़ें आ रही थी। अनुराग बोला, देखो सरिता, मैं एक डॉक्टर हूँ। आधी रात को भी मरीज आ सकते हैं, ये देखना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसे निभाऊंगा। सरिता कुछ नहीं बोल पाई। दोनों दरवाजे की ओर गए तो अनुराग ने दरवाज़ा खोला। सामने देख सरिता डर गई। सामने एक बूढ़ी औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुई, हाथ में लाठी लिए, और वो कुबड़ा के खड़ी हुई थी। उसके भयानक लंबे सफ़ेद बाल उसके चेहरे के सामने झूल रहे थे और उसके हाथ में एक कटोरी भी थी। वो उन दोनों की तरफ भयानक तरीके से देख रही थी। तभी अनुराग बोला, माँ जी, क्या आपको कुछ काम है? वो बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे शक्कर दे दो। अनुराग और सरिता को कुछ समझ नहीं आया। सरिता बोली, माँ जी, आपको शक्कर चाहिए, वो भी आधी रात को। फिर भी वो सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। सरिता बोली, अनुराग, शायद ये कोई पागल है। अनुराग भी बोला, हाँ शायद पागल ही होगी। उसने कहा, माँ जी अपने घर जाइए। तभी उसके भयानक बाल ऊपर उठे और उसका चेहरा देख वो दोनों भयानक तरीके से डर गए। उसकी आंखें काली हो गई थी और वो बड़ी गुस्से से उन दोनों की ओर देख रही थी और बोली, मुझे शक्कर नहीं दी ना तुम लोगों ने? अब मेरा भूखा बच्चा क्या खाएगा? फिर वो हंसने लगी। अब मेरा बच्चा तुम्हें खाएगा। सरिता डर गई। उसने अनुराग को बोला, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दीजिए। पर अनुराग कुछ और ही देख रहा था। उसने सरिता को बोला, वो क्या है? सरिता ने सामने देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस बूढ़ी औरत के पीछे से कोई आ रहा था। वो कोई जानवर जैसा था, पर पूरा जानवर नहीं था। उसके गाय की तरह सींग भी थे और शेर जैसे बड़े बड़े पंजे थे। वो पास आ रहा था। इस बार अनुराग ने उसे साफ साफ देखा। वो बड़ा ही भयानक शैतान था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, पर पूरा शरीर जानवरों जैसा। वो बहुत बड़ा था, पूरा शरीर जैसे जली हुई चमड़ी हो, और उसकी आंखें तो और भी भयानक थी, और उसके नुकीले दांत अपने शिकार को पकड़े हुए थे। उसके मुंह में एक कुत्ते का सर भी था, जो उसने दबोचा हुआ था। ये सब देख वो इतने डर गए कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उस बूढ़ी ने उसकी ओर इशारा किया, उस जानवर को, और बोली, बेटा ये ले तेरा खाना। तभी वो अनुराग जी के ऊपर झपटा और अपने लंबे नाखूनों से उनके पेट को चीर दिया और मांस बाहर निकालकर खाने लगा, बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर के जैसे। सरिता अंदर भागी और अपने कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई। वो रो रही थी, खौफ से कांप रही थी। तभी उस आदमखोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो घर के अंदर आ चुका था। वो हर तरफ सरिता को ढूंढ रहा था। तभी वो उसके कमरे में आया। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो यहाँ तक कि सरिता को खोजने लगा। सरिता अलमारी के पीछे उसे देख रही थी। तभी वो बूढ़ी अनुराग का सर हाथ में लिए पीछे से कमरे में आई। ये देख सरिता जोर से रो पड़ी। जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी थी, उसका सर उस बुढ़िया के पास कटा हुआ उसके हाथ में था। सरिता की आवाज़ सुन उस आदमखोर को पता लग गया और उसने सरिता को ढूंढ लिया और अपने पंजे सरिता के गर्दन में घुसा दिए और पूरा फाड़ दिया।
देखते ही देखते सरिता भी मर गई। फिर वो आदमखोर उसका मांस खाने लगा और खून पीने लगा। वो बूढ़ी औरत उसके पास बैठ उस पे अपना हाथ फिराने लगी और बोली, खा बेटा, खा ले, मेरा बच्चा भूखा था ना, मैं कभी तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। फिर वो भयानक मंजर की रात गुजर गई। अगली सुबह सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ। अनुराग और सरिता के सर के अलावा सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिली थीं और पूरा घर उनके खून से सना हुआ था। तभी गांव के बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी ने बोला, सरपंच और गांव वालों, देखो, वो मुसीबत फिर से हमारे गांव आ गई है। तभी सरपंच बोले, हाँ, पड़ोसी गांव में तो आतंक मचाया ही था, अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे वो मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस। पता नहीं हम कैसे उन्हें रोकेंगे। मैंने तो डॉक्टर जी को भी बोला था, पर शायद वो नहीं माने और दरवाज़ा खोल दिया। चाचा जी बोले, हाँ, कल ही तो इस गांव में आए थे कुछ दिनों के लिए, यहाँ के लोगों का इलाज करने, पर देखो क्या हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सारे गांव वाले उनकी मौत का बड़ा दुख जताते हैं। और फिर सरपंच बोले, इनके घर वालों को खबर दी है, आते ही होंगे। चाचा जी बोले, कौन आ रहा है? तो सरपंच बोले, जी उनके बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं, और अनुराग जी का भाई जो भारतीय सेना में मैनेजर है, और सरिता जी की बहन, वो सारे आते ही होंगे। अनुराग और सरिता के बच्चे, बेटा विशाल जो 19 साल का था और बेटी रीचा जो 17 साल की थी, वो दोनों गांव आ गए थे और बड़े रोए जा रहे थे। तभी वहां रायजीत भी आ गया था, जो अनुराग का छोटा भाई था और भारतीय सेना में मैनेजर था, और सरिता की बहन अंकिता जो योगा शिक्षक थी, वो भी आ पहुंची थी। विशाल और रीचा उसके गले लग के बहुत रोने लगे और बोले जा रहे थे, देखिए ना चाचू, ये क्या हो गया है। रायजीत भी रोए जा रहा था और बोला, बच्चों, जिसने भी ये किया होगा, पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा उसको। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारे बहुत रोए। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी उसे अपने घर ले गए और कुछ बताया नहीं ये किसने किया। रायजीत दोनों बच्चों के पास बैठ उन्हें बोल रहा था, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसने भी मेरे भाई भाभी को मारा होगा उसका ये हाल करूँगा कि उसने सोचा तक ना होगा। अंकिता बोली, मैं भी तुम सबका साथ दूंगी। दीदी और जीजू की याद आएगी, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। दूसरे दिन जांच की रिपोर्ट आ गई थी। उसमें पता चला कि किसी जानवर ने हमला किया था, किसी बड़े जानवर ने। रायजीत ने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। उसने खोजी दस्ता बुलवाया, पर वहाँ कहीं भी आदमखोर जानवर के निशान नहीं मिले। तो उसे पता चला कि इस जगह तो कोई बड़ा आदमखोर जानवर है ही नहीं। तो फिर उसको किसने मारा? तभी वो घर गया विशाल, रीचा और अंकिता के पास। उनको भी ये बात बताई। अंकिता बोली, अगर इस मामले में कोई आदमखोर जानवर नहीं है, फिर रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया होगा? रायजीत बोला, वही तो समझ नहीं आ रहा, कैसे? तभी सरपंच जी और बुजुर्ग चाचा जी लक्ष्मण जी वहां आ गए। उन्होंने रायजीत की ओर देखा और बोला, बेटा, रिपोर्ट सही है। रायजीत बोला, मतलब कैसे? चाचा जी बोले, बेटा, उसको एक आदमखोर राक्षस ने मारा है, उसकी माँ मंजरी के साथ, जो एक डायन है। विशाल बोला, ये राक्षस और डायन कोई नहीं होते, मेरे माँ पिताजी को जरूर किसी इंसान ने मारा है और ये उनकी कोई चाल है। लक्ष्मण जी बोले, बेटा, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम झुठला सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। अंकिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले, पहले उनकी कहानी सुन लो। बात करीब 25 साल पहले की है। मंजरी और रघु माँ बेटे थे। रघु जब छोटा था तभी उसके पिताजी, जो एक जमींदार थे, एक भयानक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। तभी से वो माँ बेटा एक दूसरे का सहारा थे। पर मंजरी की किस्मत मानो इतनी खराब थी कि रघु का बचपन से ही मानसिक संतुलन कुछ ठीक ना था और उनकी जमीन जायदाद भी जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मंजरी जैसे तैसे गुजारा कर पाती थी। मंजरी अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू किया करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव के पंडित जी का बेटा करण, जो 8 साल का था, कहीं गायब हो गया था। सब गांव वालों ने हर तरफ उसको ढूंढा। फिर कहीं से पता चला मंजरी उसे अपने घर ले गई है। फिर सभी उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा लड़का वहां बेहोश पड़ा था और मंजरी कुछ विद्या कर रही थी। सब समझ गए वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रही थी। सब गांव वाले काफी गुस्सा हुए।
तब गांव के ठाकुर महेश्वर सिंह वहां आए। उन्होंने कहा, आज से इस मंजरी को कोई भी अपने घर से कुछ भी खाने को नहीं देगा और कोई भी इसे खेतों में काम भी नहीं देगा, यही इसकी सजा है। मंजरी ने काफ़ी मिन्नतें की पर ठाकुर नहीं माने और ठाकुर जी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर थी। दूसरे ही दिन से किसी ने उन दोनों को कुछ मदद नहीं की। मंजरी हर घर जाती, सब उसको भाग दायन यहाँ से ये कह के भगा देते। पर गांव के बाहर एक देवीय साधु रहते थे, उनका नाम हरिवंश जी था। वो अपने ही तप में लीन रहते और गांव वालों से भिक्षा मांग के खाते थे। गांव वाले उनको एक देवीय अवतार ही मानते थे। गांव वाले कहते वह 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से वहाँ है। एक दिन साधु मंजरी के घर भिक्षा मांगने गए, पर मंजरी की हालत इतनी खराब थी कि उसके घर खाने का एक दाना भी ना था। साधु जी को बड़ी दया आई, उन्होंने उनकी झोली में से कुछ खाना उसको दे दिया। फिर हर रोज़ यही चलता, साधु आता, उसकी भिक्षा में से कुछ निकाल कर उनको दे देता। साधु ना भला देखता ना बुरा, उन्हें तो जो मुश्किल में हो उसकी सहायता करने में ही आनंद मिलता है। एक दिन साधु ने कहा, मंजरी ये सारे भिक्षा के चावल ले लो, मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे पास वाले गांव के शिवजी के मंदिर जाना है, तो इसलिए ये चावल कल इस्तेमाल कर लेना। ये बोल साधु वहाँ से चला गया। दूसरे दिन रघु ने रट लगा दी कि आज मुझे खीर खानी है। मंजरी को भी लगा कि आज रघु को खीर बना के खिलाऊं, पर उसके पास सिर्फ चावल थे जो साधु ने दिए थे। उसे दूध और शक्कर चाहिए थी, पर उसे पता था गांव वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, तो उसने छुपके से पड़ोसी की बकरी का दूध निकाल लिया, पर उनको खीर के लिए शक्कर चाहिए थी। रघु पागलों की तरह खीर चाहिए चिल्ला रहा था। मंजरी को लगा शायद गांव वाले थोड़ी शक्कर तो दे ही देंगे। वो हर घर गई, शक्कर दे दो भाई, थोड़ी शक्कर दे दो। वो सारे गांव में घूमी, पर उसको शक्कर किसी ने नहीं दी। फिर वो ठाकुर जी के घर गई, उसने बहुत मिन्नतें की, पर ठाकुर ने भी उसे शक्कर नहीं दी। पर मंजरी को पता था कि ठाकुर अपना गेहूं चावल शक्कर घर के पीछे वाले गोदाम में रखता था। वो छुपके से उस गोदाम में घुस गई, उसे शक्कर की बोरी मिल गई, पर जैसे ही वो बाहर निकली सामने ठाकुर और उसके साथी लाठी लिए खड़े थे। मंजरी ने झुक के दया की भीख मांगी। वो बोली, मेरा बच्चा भूखा है, इसीलिए मैंने थोड़ी शक्कर ले ली। पर ठाकुर बड़ा गुस्सा हो गया। उसके साथियों ने मंजरी को लाठी से मारना शुरू किया। एक साथी ने गलती से जोर से उसके सर पर दे मारी, बेचारी का खून बहने लगा। तभी उसके पीछे से रघु उसको ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा ठाकुर के घर के पास गांव के लोगों की भीड़ लगी है। वो वहां पहुंचा, उसने देखा अपनी माँ को जिसका खून बह रहा था। बेचारा माँ माँ करते हुए उसके पास गया। एक साथी ने उस पे भी एक लाठी चलाई। वो बड़ा गुस्सा हो गया, उसने लाठी उससे छीन ली और लाठी लिए सबको पागलों की तरह मारने लगा। मेरी माँ को मारा तुमने, गंदे लोगों। उसने ठाकुर के कई साथियों को बुरी तरह से मारा। ये देख ठाकुर को गुस्सा आ गया। वो घर के अंदर गया और बंदूक लाके रघु पे चला दी। बेचारा रघु गोली लगते ही तड़प कर मर गया। सारे गांव वाले ये नज़ारा देख डर गए, पर किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर से टकरा सके। ये देख मंजरी रघु के पास आके रोने लगी और ठाकुर को देख कर बोली, तूने मेरे भूखे बच्चे को मार डाला ना, भुगतेगा तू भी, और ये सब गांव वाले भी मरेंगे। ठाकुर ने फिर से एक गोली ताक दी मंजरी के सीने में, वो भी मर गई। गांव में कोई भी कुछ नहीं बोल पाया और पुलिस भी ठाकुर का कहना मानती थी। सारा मामला दबा दिया गया। ठाकुर ने उनकी लाशें दूसरे गांव के घने जंगलों में कहीं दबा दी। फिर साधु दूसरे दिन आए, उन्हें कहीं से पता चल गया। वो बड़े गुस्से में ठाकुर के घर गए। उनको ऐसे गुस्से में जाता देख गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे गए। वो ठाकुर के घर पहुंचकर ठाकुर को बोले, मूर्ख शैतान आदमी, वो सिर्फ शक्कर लेने आई थी और तूने उन दोनों मासूमों को बेरहमी से मार दिया। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, वो दोनों शैतानी रूप में आएंगे, तुम सबसे बदला लेंगे। और साधु गुस्से में ही उस गांव से दूर चले गए। फिर कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक रात ठाकुर के घर सभी सो रहे थे, तभी आधी रात को उनका दरवाज़ा किसी ने खटखट। ठाकुर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुढ़िया थी, उसने अपने बाल हटाए। नौकर बुरी तरह से डर गया। मंजरी, नौकर जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज़ सुन सभी जाग गए। सभी उसके पास आए। उसने सामने दरवाजे की ओर इशारा किया। सामने बुढ़िया को देखकर बोला, ठाकुर जी,
वो मंजरी है। ठाकुर उसको देखता रह गया और डर गया। वो बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो। फिर उसने भयानक नज़र सब पे डाली और बोली, आज मेरा बेटा यही खाना खाएगा। हमें मारा था ना तूने। तभी अचानक बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आदमखोर राक्षस आ चुका था। उसने ठाकुर के बच्चे को उठाया हुआ था और एक ही झटके में उस बच्चे का सिर तोड़ के अपने मुंह में भर लिया। ये देख ठाकुर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। उस आदमखोर ने सबको बुरी तरह से चीड़ फाड़ डाला। बस सिर्फ ठाकुर बचा था। मंजरी उसके पास आई और बोली, शक्कर नहीं दी ना तूने? और फिर उसके बड़े नाखून से उसका पेट चीर डाला और बोली, बेटा ये ले खा ले। और फिर आदमखोर ने उसका मांस और खून पी के अपनी प्यास बुझा दी। दूसरे दिन गांव में पता चला ठाकुर का पूरा घर खून से भरा पड़ा था। सिर्फ एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो था ठाकुर का नौकर जयराम। उसने सारे गांव वालों को सच्चाई बताई और वो भी चल बसा। फिर उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। आसपास के सभी गांवों में उनका डर फैल गया। कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के लोगों को रात में मार दिया जाता था। ये सब बोलते हुए लक्ष्मण जी दुखी होकर बोले, जो आज तक चल रहा है ये मुसीबत कब जाएगी किसी को नहीं पता। वो दोनों आज तक सबसे बदला ले रहे हैं। रायजीत बोला, पर मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, एक काम करिए, आज रात को गांव के चौराहे पे शक्कर की बोरियां रख देना और चुपके से सावधानी से छुपे रहना, आपको पता लग जाएगा। रायजीत बोला, ठीक है। तभी रायजीत के दोस्त वरुण और चेतन वहाँ आ पहुंचे शहर से। रायजीत ने उन्हें भी ये सब बताया। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, पर देखना था लक्ष्मण जी सही बोल रहे हैं या नहीं। फिर सभी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो चुकी थी। गांव के चौराहे पे शक्कर की बोरियां रखवा दी गई। रायजीत, चेतन और वरुण के सिवा सारा गांव शांति से सो रहा था। वरुण बोला, यार रायजीत, मुझे तो ये सब कुछ बकवास लग रहा है। चेतन बोला, हाँ यार मुझे भी लगता है। रायजीत बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं, पर एक बार देखने में क्या जाता है। फिर तीनों अपनी कार में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ। वो शक्कर की बोरियों के पास आ गया था। वहां घना अंधेरा था। हालांकि चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कोई जानवर जैसा उस शक्कर की बोरियों में से शक्कर निकाल कर खा रहा था। रायजीत जैसे ही कार की हेडलाइट चालू करने गया, पर यह क्या, किसी ने उससे पहले ही उस चौराहे पे उस जानवर पे रोशनी डाल दी। सबने देखा उस जानवर की दूसरी तरफ विशाल खड़ा था, वो भी बड़ी टॉर्च लिए। सबने उस जानवर को देखा। सब डर के मारे सहम गए। चेतन डरते हुए बोला, ये तो कोई जानवर लगता ही नहीं। उसकी जली हुई सी चमड़ी, सांड जैसे भयानक सींग, डरावनी चमकती आंखें, जैसे कोई भयानक राक्षस हो। उस आदमखोर ने विशाल को देखा और गुस्से से उसकी ओर बड़ी भयानक तरीके से चीखा। विशाल को पता लग गया था उसने बिना बताए यहाँ आके बड़ी गलती कर दी। वो भयानक शैतान उसकी ओर जैसे ही लपका, एक जोरदार गोली उसको जाके लगी। वो गोली रायजीत ने चलाई थी। वो तीनों दोस्त विशाल की तरफ भागे उसे बचाने। फिर आदमखोर उसकी तरफ लपका और चेतन को अपने जोरदार पंजों से घायल कर दिया। रायजीत ने एक और गोली उसकी तरफ चलाई। इस बार वो आदमखोर डर के थोड़ा दूर हो गया, पर सिर्फ वो आदमी खोर वहां अकेला नहीं था। उसकी मां मंजरी डायन एक घर के छत पे खड़ी थी। उसने अपने भयानक बाल लंबे किए और एक जोरदार झटका देकर रायजीत की बंदूक दूर फेंक दी और रायजीत को बुरी तरह से अपने बालों में जकड़ लिया और हंसने लगी। मेरे बच्चे को मारोगे तुम लोग, तुम सब मरोगे आज। इस तरह चेतन घायल और दूसरी तरफ रायजीत उस डायन के बालों में जकड़ा था। वरुण, जल्दी से विशाल के पास पहुंचो। तभी रायजीत जोर से चिल्लाया, वरुण तुम विशाल को लेके यहाँ से भागो। तभी वो आदमखोर उन दोनों के सामने आ गया। वरुण ने पास ही पड़ी एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और विशाल को बोला, जाके सबको बुला लाओ। और विशाल बोला, नहीं, आप सबको अकेला छोड़ कैसे जाऊं। वरुण चिल्लाया, जाओ, हमें मदद की जरूरत है। तभी विशाल जोर लगा के वहां से भागा। तभी मंजरी चिल्लाई, बेटा वो देख तेरा खाना, खा बेटा खा। वहां चेतन घायल और रायजीत भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उस डायन ने बड़े पक्के तरीके से उसको जकड़ा हुआ था और अपने लंबे नाखून से उस पर वार किए जा रही थी। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। इस तरह वरुण अकेला ही उस शैतान से लड़ रहा था।
जैसे ही उसने लाठी उस पर चलाई, उस आदमखोर ने वो लाठी अपने बड़े हाथों से तोड़ दी और वरुण पे कूद पड़ा और वरुण को बुरी तरह चीड़ फाड़ के मार दिया। फिर वो घायल चेतन के पास पहुंचा उसे मारने के लिए। तभी बड़ी सी आग की लकड़ी उसके ऊपर गिरी। वो चिल्लाते हुए वहां से दूर भागा। लक्ष्मण जी और उसके साथी हाथ में आग की मशाले लिए उस आदमखोर पर फेंकने लगे। आग को देख वो आदमखोर वहां से भाग गया और मंजरी डायन ये देख जोर से चिल्लाई, इस बार बच गए, अगली बार सबको मार दूंगी। और उसने अपने बाल समेटे और वहां से गायब हो गई। लक्ष्मण जी और उनके साथियों ने घायल बेहोश पड़े रायजीत और चेतन को उठाया और घर ले गए। दूसरे दिन सुबह उन दोनों को होश आया। सारा गांव वहां उमड़ पड़ा था। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर विशाल ना आता तो शायद आप लोग भी वरुण जी की तरह मारे गए होते। ये सुन रायजीत और चेतन रोने लगे। अपने भाई जैसे दोस्त को वो लोग खो चुके थे। विशाल ने भी रोते हुए कहा, ना मैं बिना बताए वहां जाता, ना वरुण भैया मरते, सब मेरी ही गलती है। और वो फूट फूट कर रोने लगा। अंकिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, अपने पे इल्जाम मत लो। फिर उसके साथ सभी गांव वालों ने मिलकर वरुण का अंतिम संस्कार किया। रायजीत एक जगह बैठा अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वरुण जो उसका भाई जैसा था, वरुण का उसके और चेतन के सिवा कोई परिवार नहीं था। अंकिता उसके पास आई और बोली, रायजीत, वरुण ने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। हम उस आदमखोर और उसकी शैतानी माँ को नहीं छोड़ेंगे। ये आंसू रोक के रखो उनके लिए। रायजीत ने अपने आंसू पोंछे और बोला, वरुण की मौत का बदला उन दोनों को खत्म करके ही लूंगा, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। मेरा भाई, मेरा दोस्त वरुण का बदला उनसे ज़रूर लूंगा। शाम को लक्ष्मण जी और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। तभी रायजीत, चेतन, अंकिता, ऋचा और विशाल वहां आए। रायजीत बोला, लक्ष्मण जी, मुझे पहले आप पे यकीन नहीं था, पर अब मेरे दिल में आग की ज्वाला भड़क रही है। उन दोनों को जब तक ख़त्म ना कर दूं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा और अपने भाई, भाभी और दोस्त का बदला लेना है। क्या आप कुछ जानते हैं उन्हें कैसे रोका जाए? लक्ष्मण जी बोले, सिर्फ एक रास्ता है। चेतन बोला, कौन सा रास्ता? बेटा, जिस साधु ने हमें ये श्राप दिया था, वही इन्हें मारने का उपाय बता सकता है। अंकिता ने पूछा, वो हमें कहाँ मिलेंगे? लक्ष्मण जी बोले, हमने बड़ा पता किया, पर वो हमें नहीं मिले। चेतन बोला, रायजीत, हम अपने हिसाब से पता लगा सकते हैं। रायजीत बोला, हाँ, मेरे बहुत से बड़े अधिकारियों से पहचान है। उन्होंने साधु की जानकारी लक्ष्मण जी से पूछ ली और अपने तरीके से उन्हें खोजने लगे। कुछ दिन बाद रायजीत को एक पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया। उसने कहा, सर, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो काशी में मिले हैं, आप जल्दी से आ जाइए। रायजीत और चेतन जल्दी से काशी पहुंचे। वो पुलिस अधिकारी उन्हें घाट पे ले गया। वहाँ एक साधु अपनी जाप कर रहे थे। पुलिस अधिकारी बोला, जी सर, यही हैं वो, हरिवंश जी। रायजीत उनके सामने बैठा और बोला, बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या हुआ बच्चे, क्या काम है? रायजीत ने सारी बात उनको बताई। साधु बोले, वो मूर्ख गांव वाले, उन्होंने उनकी मदद नहीं की जब वो दोनों तड़पकर मर रहे थे। यही उनकी सजा है। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। रायजीत बोला, बाबा, ऐसा मत बोलिए। हम लोगों ने अब तक बहुत अपनों को खोया है, यहाँ तक कि हमारी कोई गलती ना होने के कारण भी मैंने अपने भाई, भाभी और प्यारे दोस्त को खो दिया। साधु ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, उनको बहरेमी से मारा गया था, इसलिए उनको तो बदला लेने आना ही था। और लगता है मेरे श्राप ने अभी उन दोनों को इतना भयानक बना दिया है कि वो अब मासूमों को भी मारने लगे। पर अगर मासूम लोग मरने लगे तो उन्हें ख़त्म करना ही ज़रूरी होगा। उस वक्त मैंने गुस्से में शराब दे दिया था। मुझे लगा उनके बदले के बाद वो नहीं आएंगे, पर उन्होंने तो आज तक कहर मचा दिया है। उन्हें मारना अब ज़रूरी है और मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें कैसे मारना है। तुम्हें उन दोनों को अलग करके मारना होगा। अगर वो साथ रहे तो तुम उन्हें नहीं हरा सकते। साधु ने अपनी झोली से मंत्रों से लिखा हुआ लोहे का जो सूर्य के आकार का बना हुआ था उनको देते हुए बोले, देखो बच्चों, ये जब मंजरी डायन सामने आए तो उसे दिखा के तुम उसे कुछ देर के लिए रोक सकते हो, पर हाँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर तब तक तुम्हें उस आदमखोर को आग में झुलसा के जला देना है, तब वो मर जाएगा। जैसे ही वो मरेगा, मंजरी की ताकत भी कम हो जाएगी। फिर तुम्हें मंजरी के थोड़े बाल निकाल लेने हैं और उस मंत्रों के तावीज़ में लपेट कर उसे उसी आग में जला देना है जिस आग में आदमखोर को जलाया होगा।
और तब मंजरी नष्ट हो जाएगी और गांव को उससे मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, यह आसान नहीं होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। रायजीत और उसके साथियों के साथ गांव के कुछ लोग जमा हुए थे। रायजीत ने सारी योजना बना ली थी। साधु जी के कहने के अनुसार उन्होंने मंजरी और आदमखोर को अलग करने की योजना बनाई थी। इतने में लक्ष्मण जी बोले, बेटा बेटा रायजीत, योजना तो काफ़ी अच्छी है, पर क्या तुम अकेले उस आदमखोर को उस लकड़ी से भरे गड्ढे में ले जा पाओगे? रायजीत ने कहा, हाँ मैं कर लूँगा, तब तक आप मंजरी को रोक कर रखना होगा। चेतन बोला, वो काम मैं करूँगा, तब तक जल्दी तुम उस आदमखोर को मार देना। सारी योजना तैयार थी, बस रात होने की सब राह देख रहे थे। रायजीत अकेला बैठा अपने कमरे में अपने भाई भाभी की तस्वीर देख रहा था कि तभी अंकिता उसके कमरे में आई। क्या सोच रहे हो रायजीत? कुछ नहीं अंकिता, बस यही कि मेरे भाई भाभी की क्या गलती थी। रायजीत, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम दोनों को ही देख लो, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, फिर भी जुदा हो गए। अंकिता, तुम्हें मेरा आर्मी में जाना पसंद नहीं था, इसकी वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, पर मैं हर वक्त तुम्हें याद करता था। अंकिता को पिछला याद आया जब रायजीत और वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते थे। पर रायजीत के भारतीय सेना में शामिल होना उसे पसंद ना था। उसे रायजीत को खोना नहीं था, पर रायजीत नहीं माना और दोनों अलग हो गए। इतने सालों बाद वो इस वजह से यहाँ मिले थे। अंकिता, एक भारतीय सैनिक बनने में जो गर्व की बात है ना, वो किसी और में नहीं। एक सैनिक पहले अपने देश की परवाह करता है, बाद में उसके लिए उसका परिवार, उसका प्यार महत्व रखता है। इस देश के लिए जान देना तो गर्व की बात होती है अंकिता, और मैं ये काम हर जन्म में करना चाहूँगा। अंकिता की आंखें भर आई। रोजित, मुझे तुम पर गर्व है। तुमसे दूर रह के मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। एक सैनिक हमेशा अपने देश का पहले सोचता है, बाद में अपने परिवार का। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मुझे फिर से तुम्हारा प्यार चाहिए रोजित। मैं तुम्हें अपना फर्ज करने से कभी नहीं रोकूंगी। रोजित ने प्यार से उसे गले लगा लिया और बोला, वादा करो, मुझे कुछ भी हो जाए तुम विशाल और रीचा की देखरेख करोगी। वो हमारे ही बच्चे हैं रोजित, मैं उन्हें बहुत प्यार दूंगी और कभी भी जीजा जीजी और बहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम अपने देश की रक्षा करो और मैं घर की। मुझसे शादी करोगे रोजित? रोजित ने कहा, हाँ अगर आज बच गया तो। और दोनों ने हल्की हंसी छोड़ दी। रात हो गई थी। योजना के अनुसार सारे लोग अपनी जगह पे थे। लक्ष्मण जी और उनके साथी बिना जलाई हुई मशाल लिए छुपे हुए थे। चेतन भी उनके साथ था, पर रोजित वहां नहीं था। उन्होंने योजना के मुताबिक फिर शक्कर की बोरियां रखवा दी। इंतजार था उन दोनों के आने का कि तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगी। तभी अचानक से उन बोरियों के पास वो आदमखोर आ गया। जैसे ही वो आया, सबने अपनी मशालें जलाईं। सभी उसके पास भागे उसे डराने। तभी लक्ष्मण जी को हवा में किसी ने उछाला। वो मंजरी थी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, आज तो बड़ा शिकार आया है। उसने फिर अपने बाल लंबे किए और जो लोग मशाल लिए हुए थे उन सबको बुरी तरह जकड़ लिया और यहाँ से वहाँ फेंकने लगी। तभी वो आदमखोर चेतन को देख लेता है और उसकी ओर भागता है मारने के लिए कि तभी जीप की जोरदार टक्कर उसे लगी। उस जीप में रोजित था। आदमखोर दूर जा गिरा। ये देख मंजरी और गुस्सा हो गई। वो उड़ती हुई रोजित के पास आने लगी। वैसे ही चेतन ने वो मंत्र का तावीज उस पे दे मारा। उससे उसको बड़ा झटका लगा और वह नीचे गिर गई। सारे लोग उसके बालों से छूट गए। चेतन ने तावीज उठा के मंजरी के सामने दिखा दिया। उसे देख वो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी मशालें उठाई और उस आदमखोर पर फेंकने लगे। ये देख आदमखोर वहां से भागा तो रोजित जीप लेके उसके पीछे गया, पर उसको आदमखोर को लकड़ी के गड्ढे की ओर मोड़ना था। पर आदमखोर दूसरी तरफ घने जंगल में भागा। रोजित भी उसके पीछे पीछे जीप लेके गया। एक पथरीले रास्ते पे आदमखोर आगे और रोजित उसके पीछे पीछे। आदमखोर अचानक से रुक गया। उसने पीछे रोजित को जीप में देखा। ये देख रोजित ने भी जीप रोक दी। आदमखोर उसको गुस्से से देख रहा था। तभी वो भागते हुए आगे रोजित पे चढ़ गया और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी रोजित ने अपनी बंदूक निकाल के उस पर गोली चलाई। गोली लगते ही आदमखोर जीप में ही गिर पड़ा। तभी रोजित उसके पास गया और वो आदमखोर फिर उठा। उसने बड़े नाखून वाले पंजों से रोजित पे हमला किया। रोजित दूर जा गिरा। आदमखोर उसके पास आया। रोजित ने फिर सारी गोलियां उस पे दाग दी। आदमखोर गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। तभी रोजित भागा और अपनी जीप में से पेट्रोल निकाल के उस पर फेंका, पर आदमखोर फिर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो हमला करता, रोजित ने उस पर लाइटर जलाकर उसके ऊपर फेंका। आदमखोर बुरी तरह से जलने लगा, बुरी तरह से चिल्लाने लगा।
इस तरफ मंजरी ने उसकी आवाज़ सुनी और पूरी ताकत लगाकर फिर खड़ी हुई। तब तक चेतन ने उसके बाल निकाल लिए थे और मंत्रों के तावीज़ में लपेट दिए थे। मंजरी पूरी ताकत से उड़ती हुई अपने बेटे को खोजने लगी। चेतन ने भी एक बाइक ली और तावीज़ लिया और उसके पीछे गया। मंजरी वहां पहुंची। उसने देखा उसका आदमखोर बेटा जल रहा है। वो बड़ी गुस्सा हुई। उसका रूप और भयानक हुआ और रोजित को देखकर उसको अपने लंबे हाथों से पकड़ के यहाँ वहाँ फेंकने लगी। रोने लगी, बोली, सबको मार दूंगी, मेरे बेटे को मार दिया ना। तभी चेतन बाइक लिए वहाँ आया। उसने देखा मंजरी रोजित को मार रही है। उसने बिना देर किए ताबीज उठाया और जहाँ वो आदमखोर जला था वहाँ अभी भी थोड़ी आग जल रही थी। मंजरी ने उसे भी देखा और अपने एक लंबे हाथ से उसका गला दबाया, पर तभी चेतन ने वो ताबीज आग की ओर फेंका। फिर ताबीज भी जलने लगा। मंजरी को भी आग लग गई और चिल्ला चिल्लाकर वो भी आग में राख हो गई। मंजरी, डायन और आदमखोर दोनों मारे गए थे। सारे गांव में खुशियों की लहर थी। अंकिता ने भी रोजित को जैसे ही देखा गले लगा लिया और विशाल, ऋचा ने भी उनको गले लगा लिया। गांव की तरफ से चेतन और रोजित का सम्मान भी हुआ। फिर कुछ महीने बाद रोजित और अंकिता ने शादी कर ली। विशाल और ऋचा उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर रोजित चला गया अपनी देश की सेवा के लिए, भारतीय सीमा पर अपने दुश्मनों को अपनी सेना की ताकत दिखाने। अपनी भारतीय सेना को तन मन धन से हमारी रक्षा करने के लिए भारत के हर सैनिक का शुक्रिया और भारत का हर सैनिक सलामत रहे, यही हमारी दुआ है। और दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट खुला हुआ था और टॉयलेट तो उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला हुआ है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा टॉयलेट में नहीं है, वो बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाने लगा। राहुल अपने रूम से बाहर आया। वो एक 3 कमरे का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरे में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहाँ कोई आराम कुर्सी पर बैठकर हिलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहाँ अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहाँ कौन बैठा है। राहुल को लगा शायद वो नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहाँ क्यों बैठेगी भला? राहुल ने फिर अपने आप से सवाल करा। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज़ लगाई, नेहा, ओ नेहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही आराम कुर्सी पर हिलती रही। राहुल ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही तो वह उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलटकर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें लाल थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्च झोंक दी हो। इस तरीके से लाल, और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं आंखों के बाहर। चेहरा सफ़ेद, जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो, और होठों पर चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल लिपस्टिक। उसकी शक्ल और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी। कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है। चल भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा वेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके ताले से चिपकी हुई जुबान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर तुम हो कौन? उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग घुर्राते हुए बोली, हरामजादे, मैं नेहा नहीं, उसकी बहन निंदी हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी। ये तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी तुझसे। और इतना बोलकर वो कूदकर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने लगी और साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी।
वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो पूरी ताकत लगाकर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निंदी कैसे हो सकती हो? निंदी को तो मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। प्लीज नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ। तुम अपने पति को मार डालोगी क्या? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी सांस ली और फिर थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नज़र सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लिटा दिया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक ये क्या हो गया था। कहीं सच में तो निंदी की आत्मा इसके ऊपर नहीं आ गई थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह आंख खुलने पर नेहा ने अपने पति राहुल को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछा, अरे आप वहाँ चेयर पर क्यों सो रहे हैं? रात को तो आप इस बेड पर ही सोए थे। नेहा की आवाज़ सुनकर राहुल हड़बड़ा कर उठा और नेहा को आंखें फाड़ के देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी और वो बोली, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हैं? राहुल ने डर के साथ पूछा, तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं? नेहा की आंखें अचंभे से फैले जा रही थी और वो बोली, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेहा को समझता न देखकर राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार में बता दी। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। उसे अपनी तरफ ऐसा देखते हुए देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में था। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीखकर आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन सा होने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी, ये मुझे क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँगी? राहुल, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, अरे यार, तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी ऑफिस के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों शहर के मशहूर डॉक्टर के सामने थे। राहुल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी घटना पूरी विस्तार से बता दी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपने कैबिन से बाहर बैठने का इशारा करा। उसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। डॉक्टर साहब बोले, हाँ तो राहुल जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है और क्या इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई है? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना पहली ही बार हुई है। डॉक्टर साहब बोले, देखिए, मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अभी भी अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज़्यादा ही गहरा बैठ गया है और इसी वजह से वो एक बीमारी का शिकार हो गई है। इसके सोने के बाद इसका मन इस पर हावी होकर इसे निंदी बना देता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इलाज से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। राहुल बोला, डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरा तो नहीं है? राहुल ने रात में अपने ऊपर हमले को याद करके डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, फिलहाल तो खतरा है, ये अपना या फिर किसी और का भी नुकसान कर सकती है, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं जो मेडिसिन आपको दूंगा उससे नेहा को आराम मिलेगा और रात में ये गहरी नींद में सोएगी। आप उठाओगे तब भी ये नहीं उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहाँ से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही नेहा की बीमारी का पता पड़ोस में सबको चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती
क्योंकि राहुल भी घर पर कब तक रुकता, उसे नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से शाम को 7 बजे घर लौटा। उसने फ्लैट की डोरबेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बेल बजाई, लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो, और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोरों से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वह लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने में लग गए। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज लगाता हुआ दूसरे कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से मारा था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नजर घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था, जो पूरा खून से सना पड़ा था, और उसके कपड़े भी खून से सने थे। वहां का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया नेहा से, और ये आदमी कौन है? अब नेहा का क्या होगा? मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचा पाऊंगा? राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। वो अब भी उस कमरे की फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे, और नेहा अब भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहां पुलिस आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वालों ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया, और फिर वह अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया, और उसने पूछा कि इस फ्लैट के मालिक कौन है, और उसका रिश्ता इस बेहोश औरत से क्या है। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया, और फिर उसने शुरू से आखिरी तक सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, और फिर उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उठाने का प्रयास किया। 2-3 बार छींटे मारने के बाद नेहा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह से होश आया तो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ में नहीं आया कि मेरे पति के साथ ये पुलिस क्यों है। तभी उसकी निगाह अपने हाथ में पकड़े खून से सने चाकू पर पड़ी, और साथ ही अपने कपड़ों पर लगे खून पर भी। वो एकदम से बुरी तरह घबरा गई, और फिर उसने चाकू को सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जा गिरा। जैसे ही वो चाकू गिरा तो नेहा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी, और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से राहुल को आवाज लगाई, और फिर उससे लिपट गई। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसकी हालत देखकर राहुल उसके लिए पानी ले आया, और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी। कैसे वो ऑफिस से आया और फिर गेट तोड़कर अंदर आया, और फिर ये सब कुछ देखा। नेहा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने करा होगा। वो भला किसी को क्यों मारेगी? अभी वो सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं, और क्या वजह थी जो आपने इसे मारा? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोल पड़ा, सर ये भला इसे क्यों मारेगी? ये तो इसे जानती भी नहीं है। हमने आज से पहले इसे नहीं देखा, और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर राहुल ने इंस्पेक्टर को नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया, और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी। इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद राहुल से कहा, देखिए मेरी मदद आपके साथ है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा देना। हो सकता है इन्हें वहाँ से राहत मिल जाए। और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए। अगले दिन 12:30 बजे कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने करा है और मरने वाला कौन है। थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी हुई थी। सरकारी वकील नेहा को ही कातिल साबित करने पर तुला था, और राहुल की तरफ से बचाव का कातिल ये बता रहा था कि जज साहब, मेरी मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उन्होंने अपने होश में ये खून नहीं करा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को इस ग्राउंड पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी, और फिर उन्होंने बोला, देखिए अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि मुजरिम की दिमागी हालत सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती, इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि सरकारी डॉक्टर की निगरानी में
15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। कोर्ट उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। और ये आदेश करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गए और इधर राहुल भीगी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगा। और नेहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये क्या तूफान आ गया है। अच्छी भली तो आराम से जिंदगी चल रही थी, फिर अचानक ये सब क्या होने लगा। नेहा ज्यादा देर सोच नहीं पाई। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए थे। वो बस पीछे से राहुल की आवाज सुन पाई थी, जो जोर से चिल्लाकर कह रहा था, नेहा तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकाल लूंगा और मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम घबराना नहीं। लेकिन नेहा राहुल के कहने के बाद भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पाई। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। नेहा को वहाँ के सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बैठा दिया गया। वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से उसको जांच करने लगा। उसने नेहा से सारी बातें पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बाहर से बंद कर दिया गया। वो अकेली उस छोटे से कमरे में बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी नेहा को उस कमरे में बंद करे हुए कोई 1 घंटा हुआ ही था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला और फिर नेहा ने देखा कि वहां से राहुल अंदर आ रहा था। राहुल ने अंदर आते समय साथ में आए हॉस्पिटल के चपरासी को 500 रुपये देते हुए कहा कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपए हाथ में पकड़कर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही राहुल नेहा से लिपट गया और फिर वो रोने लगा। रोते रोते वो बोलने लगा, नेहा ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम्हारे बिना तो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और फिर मेरी आंख खुलती और सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक राहुल रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा और ताली बजाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो। और फिर अचानक वो चुप हो गया। फिर उसका चेहरा पत्थर सा हो गया और वो अपने दांत पचीसते हुए लाल लाल आंखों से नेहा से बोला, अब जाके आई है तू सही जगह। राहुल का ये रूप देखकर नेहा को एक तगड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि राहुल ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, राहुल तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? राहुल गुस्से से बोला, बड़ी सती सावित्री बन रही है, बहुत नाटक कर लिया तूने, अब बस कर, मुझे तेरे बारे में सब सच पता चल चुका है। नेहा जोर से रोकर बोली, राहुल प्लीज मुझसे ऐसा मत बोलो, मैंने भला तुम्हारे साथ क्या गलत करा है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो? लगता है तू तब तक नहीं मानने वाली जब तक मैं खुलकर तेरा कच्चा चिट्टा नहीं खोल देता। अच्छा तो सुन। और फिर राहुल ने नेहा को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू करा, तुझे याद है आज से कोई 1 महीने पहले मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता रहता था। और फिर उस काम को निपटाकर मैं 2 दिन बाद वापस घर आ रहा था। उसी दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे अपने घर आने की खबर नहीं दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज तू देने वाली थी मुझे। हाँ तो आगे सुन। मैं जिस दिन बस में आ रहा था वो रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के करीब 1:30 बजे घर आ पहुंचा। अब इतनी रात हो गई थी कि मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी, इसलिए मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। तुझे शायद ये पता नहीं था कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। क्या करूँ, बैचलर लाइफ की आदतें जल्दी जाती नहीं हैं। हाँ तो अब आगे सुन। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा था सिवाय बेडरूम के। पहले तो मैं समझा कि शायद तूने अंधेरे में अकेले डर न लगे इसीलिए रूम की लाइट ऑन की थी, लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी ही देर में दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आया तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। पहले तो मैं समझा कि शायद तू टीवी देख रही है, लेकिन मेरा वो भ्रम भी जल्द ही टूट गया। मैंने बेडरूम के की होल से अंदर देखा तो किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो दृश्य देखकर आसमान से आकर नीचे गिरा। मन तो करा कि तुम दोनों का वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत न जुटा पाया। पर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं दरवाजे में कान लगाकर तुम दोनों की बातें सुनने लगा। और अगर उस दिन मैंने तुम दोनों की बातें न सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा खड़ा ना होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरा मर्डर का प्लान बना रहे थे। तू तो कब का मुझे अपने कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो खराब हो गई और मैं लेट हो गया। हाँ तो आगे सुन कि मैंने फिर क्या करा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और फिर मुझे यकीन हो गया
कि तू वो नहीं जिसे मैंने अग्नि के साथ फेरे लेकर आया था, बल्कि तू कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहां से चला गया और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आ गया। मैंने तुझे कानों कान कुछ खबर नहीं लगने दी, बस मैं तुझसे सतर्क हो गया, ऐसा सतर्क जिससे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन निधि की मौत हो चुकी है। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला करा था, उस रात सोने से पहले मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी। तुझे पता है वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, इतनी सारी कि तेरे सर पर ढोल भी बजाए तो तू ना उठे। और फिर जब तू बेहोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतिया मेकअप बड़े इत्मीनान से करा। और फिर जब सुबह तुझे होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरह से बनाकर सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास ले गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर करा, अरे ना ना तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन, जैसे कि तुझे भी नहीं पता चला। अच्छा चल याद कर उस दिन की सुबह। नाश्ते के बाद मैंने तुझे कुछ नई दवाइयाँ भी दी थी खाने को। असल में वो दवा नहीं थी, तुझे फिर से बेहोश करने की गोली थी। और फिर थोड़ी देर के बाद तू बेहोश हो गई थी। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए। मेरा पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया है। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ा दौड़ा आएगा, और वही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं टाइम से अपने ऑफिस चला गया और तेरे आशिक के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक गुंडे को सौंप दिया। उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उसे फ्लैट पर 11 बजे ही भेज दिया उसी चाबी के साथ। और फिर उसने अपना काम बड़ी ही सफाई से करा, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिप भी दी। इससे आगे का तो तुझे पता ही है। और अब आई तेरी बारी। अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मरवा देता तो मैं ज़रूर फंसता, इसीलिए मैंने तुझे तब तक नहीं मरवाया। तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में, और वो भी आत्महत्या करके। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरी आत्महत्या का कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तू जानती है कि पागल कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी। मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। बस अब तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्त हो जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये बोलकर राहुल ने नेहा को गले लगा लिया और बोला, एक बार एक बेवफा को गले लगा के तो देखूं, पता तो चले ये साला दिल कितनी जोर से धड़कता है। और फिर वो दहाके लगाने लगा और फिर एकदम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चल दिया ताकि बाहर किसी को शक ना हो। और इधर नेहा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर राहुल से बोल रही थी, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी वफादार रहूँगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। और दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक अनकही सत्य घटना है। सागर अपने परिवार के साथ सूरत शहर के उधना विस्तार में रहता है। कई अलग अलग काम करने के बाद उसने ठान लिया कि वो अब रिक्शा चलाएगा। उसके चाचा जी का लड़का राहुल पहले से ही रिक्शा चलाता था। राहुल ने उसे सारी जानकारियां दी और वो दोनों रात में उधना रेलवे स्टेशन पर से सवारियां लेकर जाते। ठंड का मौसम चल रहा था। सागर सिर्फ आसपास की जगह जाता, उसे दूर के विस्तार ज़्यादा पता नहीं थे। ट्रेन आने से पहले वो दोनों बाकी रिक्शे वालों के साथ चाय के मज़े लेते। सागर को अब रिक्शा चलाने में मज़ा आता था। सागर बोला, राहुल भाई, इस काम में तो पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। राहुल बोला, हाँ भाई, दिन से ज़्यादा रात में पैसा मिलता है, इसीलिए तो देखो स्टेशन पर रिक्शा ही रिक्शा नज़र आएंगे। सागर बोला, सही कहा, मस्त 5-6 घंटा रात में आओ और 2-3 दिन की कमाई करके वापस चले जाओ। दिन में तो पूरे दिन रिक्शा चलाने पर भी इतने पैसे नहीं मिलते। राहुल बोला, हाँ भाई, पर अब तुझे दूर के विस्तार भी लेने चाहिए, पैसेंजर ज़्यादा पैसे देंगे। बस उनसे रास्ता पूछ लिया करो और रिक्शा आगे बढ़ाया करो, तभी तो सारे विस्तार को अच्छे से पहचान पाओगे। सागर बोला, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूँगा। 2 दिन बाद रात को राहुल दूर की सवारियां लिए हुए स्टेशन से चला गया। कुछ ही देर में सागर के पास भी कुछ सवारियां आईं। उन्हें दूर के विस्तार में जाना था और वे अच्छे खासे पैसे भी दे रहे थे।
सागर ने सोचा मौका अच्छा है और उसने हाँ कर दी। उन लोगों को सचिन जीआईडीसी के विस्तार में जाना था, जो सूरत का एक औद्योगिक विस्तार है। उन्हें उसके आगे जाना था। करीब 15 किलोमीटर का रास्ता था। सागर ने उन्हें रास्ता बताने को मनवा लिया। रिक्शा को पूरी भर के वो उन्हें ले जाने लगा। एक पैसेंजर ने पूछा, क्या भाई नया नया रिक्शा चलाना शुरू किया है? सागर बोला, हाँ जी, आज पहली बार दूर के विस्तार ले जा रहा हूँ। पैसेंजर बोला, ठीक है भाई, पर एक बात याद रखना, थोड़ी देर में एक पुल आएगा, रिक्शा जरा जोरों से चलाना पुल के नीचे से। सागर बोला, क्यों भाई, कोई बात है क्या? पैसेंजर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ना में सिर हिलाने लगे। पैसेंजर बोले, नहीं कोई बात नहीं है, चोर वगैरह इस विस्तार में है, शहर से थोड़ा दूर है ना, और पुल के नीचे बहुत अंधेरा होता है इसलिए। सागर बोला, अच्छा ठीक है। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे काफी अंधेरा था। आसपास के विस्तार में अब घनी झाड़ियां भी नजर आ रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उनके अलावा किसी इंसान या गाड़ी का वहां नामो निशान नहीं था। सागर ने उनके कहे मुताबिक रिक्शा की स्पीड बढ़ाई और जल्दी से पुल के नीचे से निकला। थोड़ी देर बाद सब सवारियों की मंजिल आ गई। सागर को अच्छे पैसे मिले, वो खुश था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सुनो, वापस जा रहे हो तो पुल के नीचे या आसपास मत रुकना, पूरी रफ्तार से निकल जाना, चाहे कोई भी नजर आए। सागर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे यही लगा कि ये चोरों की बात कर रहे होंगे और कहा, ठीक है, मैं पूरी रफ्तार से ले जाऊंगा। ज्यादा पैसे मिलने की उसे खुशी थी। वो वापस उदना स्टेशन आने निकला। वहां से करीब रात के 1:30 बजने वाले थे। उसने रिक्शा के स्पीकर में जोरों से गाना बजाना शुरू किया। बाहर ठंड और कोहरा भी छाया हुआ था। आसपास घना अंधेरा और आसपास की झाड़ियों में आती हुई कीड़ों की भयानक आवाजें। वो पुल अब फिर से पास आ रहा था। सागर गाना सुनने में मस्त था। आज उसकी अच्छी कमाई जो हुई थी और एक ऐसे विस्तार की पहचान हुई थी जहाँ की सवारियों को वो अब रोज ले जा सकता था। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे घना अंधेरा छाया था। जैसे ही रिक्शा पुल के नीचे पहुंचा, वैसे ही उसे अंधेरे में एक हाथ नजर आया जो उसे रिक्शा रोकने को कह रहा था। सागर ने बिना कुछ सोचे रिक्शा उस हाथ की तरफ मुड़कर रोक दिया। उसने ठीक से देखा, बाहर एक काफी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सागर को अजीब लगा कि इतने सुनसान विस्तार में ये लड़की क्या कर रही है, पर उसने सिर्फ ये पूछा, हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? लड़की बोली, उदना स्टेशन जाना है। सागर ने सोचा, अकेली सवारी है, लूं या ना लूं। तभी वो लड़की बोली, 300 रुपये दूंगी, मुझे अकेले ही जाना है। सागर ने सोचा, अरे वाह, 300 रुपये दे रही है, वो भी उदना स्टेशन जाने के। पर उसे उस पैसेंजर की बात याद आई, चोर वाली। उसे लगा ये लड़की चोर ना हो जो आगे जाकर मुझे ठग ले, या इसके कोई साथी आगे हों। वो सोच में पड़ गया। लड़की बोली, क्या हुआ, ले जाना है या नहीं? चलो ठीक है, 400 दूंगी। सागर ये सुन खुश हो गया कि आज नसीब जोरों पर है, काफी पैसों की बरसात हो रही है। वो कुछ कहता कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसके चाचा के लड़के राहुल का था। राहुल बोला, अरे कहाँ है रे तू? कब से स्टेशन पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ, चाय पीते हैं साथ में। सागर बोला, अरे भाई, आज दूर के विस्तार आया था, सवारियां लेकर, अच्छे पैसे मिले हैं। अभी एक और अकेली सवारी मिली है, अच्छे पैसे देने वाली है। राहुल बोला, वैसे तू है कहाँ? सागर ने बताया, जीआईडीसी विस्तार में आया था। ये सुनते ही राहुल सुन रह गया। राहुल बोला, अभी तू कहाँ है? सागर ने बताया, एक पुल के नीचे हूँ, यहाँ एक लड़की मिली है, 400 रुपये दे रही है उदना स्टेशन आने के, उसको अब बैठा लूं क्या? बाहर वो लड़की अभी भी अंधेरे में खड़ी सागर की हाँ का इंतजार कर रही थी। राहुल बोला, सुन मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल भी रिक्शा के नीचे से अपना पैर तक मत रखना। सागर बोला, क्यों, क्या हुआ? राहुल बोला, जितना बोल रहा हूं उतना कर, अब किसी भी तरह उसके पैर देख ले, पर हाँ उसको पता ना चले, इस तरीके से। सागर को राहुल की बात अजीब लगी, पर उसने किसी तरह अपने मोबाइल को नीचे गिराया और नीचे झुक के उस लड़की के पैर देखे। वो देखते ही डर से कांपने लगा, उसी ठंड में भी पसीना आने लगा। उस लड़की के पैर उल्टे थे। उसने फिर फोन लिया और बोला, भाई ये तो कोई चुड़ैल लगती है। राहुल बोला, कुछ मत बोल, किसी भी तरह वहां से निकल जा, वरना तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सागर ने खुद को संभाला और उस लड़की से कहा, मैडम मैं रिक्शा थोड़ा आगे लेता हूँ, आप चल के आगे आइए।
लड़की बोली ठीक है। जैसे ही सागर ने रिक्शा स्टार्ट किया वैसे ही पूरी स्पीड से वहां से रवाना हुआ। उसने ना गड्डी देखे ना रोड, सीधा जाके उदना स्टेशन पर ही रुका। राहुल उसके पास आया। सागर अभी भी डरा हुआ था। राहुल ने उसे पानी पिलाया और शांत किया। अब सागर ठीक था। सागर बोला, भाई वो तो कोई चुड़ैल थी। राहुल बोला, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फोन कर दिया, ना जाने तुम्हारा आज क्या होता। गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें पहले ही उस विस्तार के बारे में बता देना चाहिए था। सागर बोला, वो वहाँ क्या कर रही थी? मेरी सवारियों ने भी मुझे ठीक से कुछ नहीं बताया कि वहाँ कोई चुड़ैल घूमती है। राहुल बोला, सालों पहले इसी रेलवे स्टेशन से एक रिक्शे वाला एक अकेली लड़की को छोड़ने वहाँ गया था। उसकी नीयत बिगड़ी और उसने लड़की के साथ गलत काम कर दिया उन्हीं सुनसान झाड़ियों में, और उस लड़की को मार भी दिया। उस रिक्शे वाले को कानून ने सजा तो दे दी, पर उस वक्त से वो लड़की चुड़ैल के रूप में वापस आ गई। सुंदर रूप धारण करके रिक्शे वालों से बदला लेती है, जैसे सारी जिंदगी बीमारी लगा देना या फिर 3-4 दिनों बाद उनकी मौत हो जाना। उसे रिक्शे में प्रवेश देने से वो आप पर हावी हो जाती है। अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं बैठाया। वहां जाने वाले सारे रिक्शे वालों को ये घटना पता है, इसीलिए वो जाते भी हैं तो रिक्शा कभी रोकते नहीं। सागर ने ऊपर वाले का शुक्रिया किया और ठान लिया कि वो अब कभी भी रात में उस तरफ नहीं जाएगा। कोई यकीन करे ना करे, पर ये वही जान सकता है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हों। आशा कर। मेरा नाम हमीदा है और मेरी उम्र इस वक्त 90 साल के आसपास है। हाँ, ये सच है कि मैंने एक बहुत लंबी उम्र पाई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मेरे सामने कई दौर आए और चले गए। मैंने 2-2 पीढ़ियों को जवान होते हुए देखा है और उन्हें बूढ़ा होते हुए भी देख रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही अनहोनी घटना घटी थी जिसके बारे में सोचकर इस उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे वह वाकया नाकाबिले यकीन लगता है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि जो कुछ भी मैंने देखा था क्या वह वाकई में सच था या मेरी आंखों का वहम था। पर मैं जानती हूँ कि नहीं, जो कुछ भी मैंने देखा था और जो कुछ भी मेरे साथ घटा था वह मेरा वहम नहीं, हकीकत थी। आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपनी आधी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी और आधी जिंदगी बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम में भी गुजारी। मैं अपनी उम्र का आखिरी पड़ाव भी अपनी ही शानदार हवेली में गुजार रही हूँ। मेरी देख रेख करने के लिए मेरे पोते और पोतियाँ भी मौजूद हैं और बहुत सारे नौकर चाकर भी मौजूद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि किसी ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे हालात भी कुछ इस तरह थे कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता था। मेरा जन्म भारत के आज़ाद होने से 25 या 26 साल पहले हुआ था। मेरे पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे। वे मजदूरी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से हमारे घर का गुजारा चल पाता था और मेरी माँ दाई का काम किया करती थी। उस जमाने में बच्चे ज़्यादातर घरों में ही पैदा होते थे। उस वक्त बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भारत में हर जगह नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तब ये मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था और ना ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। मैं पंजाब की रहने वाली थी। बहुत बार ऐसा भी होता था कि जब कभी भी मेरी माँ बीमार होती थी तो मोहल्ले के लोग अपने बच्चों की पैदाइश के दौरान मुझे बुलाकर ले जाते थे। सच तो ये था कि मैंने अपनी माँ की जगह ले ली थी। मोहल्ले वाले और आस पड़ोस के लोगों का मानना था कि मेरे हाथों में एक शिफा है, और होता भी कुछ ऐसा ही था। जब भी मैं किसी दर्द से तड़पती हुई औरत के पास जाती, मेरे जाते ही बच्चा तुरंत पैदा हो जाता था। मोहल्ले वाले अक्सर यही कहा करते थे कि ऊपर वाले ने तेरे हाथों में शिफा रखी है और वो मुझे इसके बदले में कुछ पैसे, खाना या कपड़ा देते थे। इस तरह से मेरी माँ को मुझसे बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया था। कुछ वक्त के बाद मेरे ही मोहल्ले में एक लड़के से मेरी शादी करा दी गई। मुश्किल से मेरी शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेरी माँ चल बसी और उनके गम में मेरे बाबा भी चल बसे। मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा गरीब था, वो भी मजदूरी ही किया करता था। उससे मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही सालों के बाद मेरा शौहर भी चल बसा। मुझे याद है उस वक्त मेरी बेटी की उम्र 7 साल थी और मेरे बेटे की उम्र 9 साल थी। मोहल्ले के लोग अभी भी मुझे अपने बच्चों की पैदाइश के दौरान बुलाकर ले जाते थे और इसी से मेरा गुजर बसर चल रहा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। किसी न किसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा था। और कुछ सालों के बाद एक अजीब घटना मेरे साथ हुई। उस वक्त मेरी बेटी की उम्र 16 साल और बेटे की उम्र 19 साल थी। मैं 45 की उम्र तक पहुंच गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है
हिंदुस्तान तब आज़ाद हो चुका था और मुल्क का बंटवारा भी हो चुका था। हुआ था ये कि मैं उस वक्त अपने पड़ोस के घर किसी काम से गई थी और उस वक्त मेरी सहेली अलीशा भी मेरे साथ थी। जिस घर में मैं गई थी वहाँ पर बच्चा होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। जब मैं और अलीशा उस घर से बाहर निकले तभी अचानक मेरी नज़र गली में एक बहुत मोटी काली बिल्ली पर गई। वो बहुत धीरे धीरे चलती हुई सड़क पर चल रही थी। मैं उस बिल्ली को बहुत गौर से देखने लगी। मेरे बहुत गौर से देखने पर मेरी सहेली अलीशा ने मुझसे कहा, क्या देख रही है हमीदा? कहीं तू ये तो नहीं सोच रही कि ये बिल्ली रास्ता काट रही है, इस रास्ते से अब घर जाऊं या नहीं? मैं उसकी बात पर हंसने लगी और मैंने हंसते हुए अपनी दोस्त अलीशा की तरफ देखकर कहा, नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। भला बिल्ली के रास्ता काटने से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? क्या बिल्ली को रास्ते पर चलने का कोई हक नहीं? मैं तो कुछ और देख रही थी। वही तो मैं तुझसे पूछना चाह रही हूँ हमीदा, तू इतनी गौर से बिल्ली की तरफ क्यों देख रही थी? क्या इसीलिए कि वह बिल्ली बिल्कुल काले रंग की है? हमीदा जवाब देती है, तूने गौर नहीं किया अलीशा, वो बिल्ली पेट से है, वो देख। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इसका बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अलीशा कहती है, तो तू कहना क्या चाहती है? अब तू इंसानों के अलावा जानवरों की भी डिलीवरी करवाएगी? मैं अपनी दोस्त अलीशा की बात सुनकर जोर जोर से उस वक्त हंसने लगी। फिर मैंने अपनी दोस्त अलीशा की तरफ देखकर बहुत गंभीर लहजे में कहा, पता नहीं क्यों मुझे इस बिल्ली को देखकर काफी कुछ अपनापन महसूस हो रहा है। कसम से अगर ये बिल्ली मेरी पालतू होती तो मेरी बात का यकीन मान अलीशा, मैं इसकी डिलीवरी अपने हाथों से करवाती। अलीशा बोली, जब तुझे इतना तजुर्बा है तो कम से कम तू फिर मुझे ये बता कि इस बिल्ली के पेट में कितने बच्चे हैं। हालांकि उस वक्त अलीशा ने बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात कही थी, लेकिन मेरे लिए उसकी ये बात बेवकूफ़ी वाली नहीं थी, क्योंकि मैं पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, जो औरतों को देखकर बता दिया करती थी कि इसके पेट में एक बच्चा है या दो। अलीशा की बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गई। सच तो ये था कि वह बिल्ली अभी भी मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। और इसी बीच एक और वाकया मेरे साथ हुआ। वह बिल्ली जो रास्ते से दूसरी तरफ जा रही थी, अचानक वह जाते जाते रुक गई और पलटकर मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगी। पता नहीं मुझे उसके ऐसे देखने पर मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जैसे मैं और अलीशा जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्ली हम लोगों की बातों को समझ रही है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद मुझे अपनी बेवकूफ़ी वाली सोच पर हंसी आ गई। ये मैं क्या सोच रही थी कि अचानक अलीशा की आवाज़ फिर से मेरे कानों में टकराई, तूने बताया नहीं इस बिल्ली के पेट में कितने बच्चे होंगे? वह अभी मेरी तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बिल्ली को बहुत गौर से देखने के बाद मैंने अलीशा की तरफ देखकर कहा, मेरा दावा है कि इसके पेट में कम से कम 3 बच्चे हैं। इसकी चाल तो यही बता रही है। मेरा इतना कहना ही था कि अलीशा जोर जोर से हंसने लगी। तेरे दावे की सच्चाई कैसे पता लगेगी हमीदा? हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर हमें ये पता लग जाए ये बिल्ली कहाँ रहती है। अलीशा की बात पर मैंने हंसते हुए अलीशा की तरफ देखकर कहा, तो अब तू ये कहना चाहती है कि मैं ये पता लगाऊं कि ये बिल्ली इस मोहल्ले में कहाँ पर रहती है? अलीशा बोलती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। दरअसल पता नहीं क्यों मुझे तेरी आंखों में उस बिल्ली के प्रति हमदर्दी और हसरत नजर आ रही है। तेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो तू इस बिल्ली को अपने घर ले जाकर इसकी डिलीवरी करवा दे। हमीदा बोलती है, बात तो सही है अलीशा, काश इस बिल्ली की डिलीवरी मेरे ही हाथों होती। इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगी और बात यहीं रफा दफा हो गई। ये कहते हुए मैं अपने घर की तरफ चल दी और अलीशा अपने घर की तरफ, और उस काली बिल्ली ने अपना रास्ता पकड़ लिया जहाँ पर वह जा रही थी। इस बात को कुछ दिन बीत गए। मुझे याद है वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई सर्दियों की रात। उस साल सर्दी ने बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सूरज बहुत दिनों से नहीं निकला था और सर्दी अपने चरम सीमा पर थी और वहाँ सूरज ना निकलने का 10वां दिन था। आधी रात का वक्त था। मैं कंबल ओढ़े हुए गहरी नींद में सो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई बहुत जोरों से दरवाजा खटखटा रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी और मेरी नींद भी बहुत ज्यादा गहरी थी। गरीबी का आलम था और मेरे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, वो भी कच्चे थे। जिस कमरे में मैं लेटी हुई थी ठीक मेरे बगल में मेरी बेटी लेटी हुई थी और मेरा बेटा दूसरे कमरे में लेटा हुआ सो रहा था। इतनी रात में मैंने अपनी बेटी को उठाना मुनासिब नहीं समझा और मैंने वहीं से लेटे लेटे अपने बेटे को आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा बेटा तुरंत उठकर मेरे पास आ गया और आंखें मसलते हुए उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है? इतनी रात में क्यों आवाज़ लगा रही हो? तो मैंने कहा, अरे बेटा, इतनी देर से कोई दरवाज़ा पीट रहा है, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तो उसने जवाब दिया, हाँ मुझे लगा तो था जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैंने कहा, जाकर देखना कि इतनी रात में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है।
मुझे दरवाज़ा खटखटाने पर कोई ज़्यादा हैरत नहीं हुई। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता था। मोहल्ले के बहुत से लोग मुझे आधी रात के वक्त भी उठाकर ले जाते थे। लोग अक्सर आधी रात के वक्त भी मेरे घर पर आया जाया करते थे। कभी भी किसी औरत की डिलीवरी होती या उसे कोई परेशानी होती तो सबको हमेशा हमीदा ही याद आती। अब मेरा बेटा जवान हो रहा था, उसे आधी रात में मेरा कहीं पर जाना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा इस बात पर मुझसे झगड़ा करता था और वह यही बात कहता कि अम्मा अब तो आधी रात में मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मोहल्ले वालों से साफ साफ कह दो कि मैं आधी रात में नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें काम हो तो हमें दिन में बुला लिया करो। और मैं उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती और उसे अक्सर कहती, तू अभी नादान है बेटा, औरत की परेशानियों को नहीं समझता। बड़ा औरत के हाथ में ये चीज़ नहीं होती। इंसान का वजूद कब इस दुनिया में आना है, इस बात का फैसला ऊपर वाला करता है। मेरा फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना और फिर मेरी रोजी रोटी का जरिया भी तो ऊपर वाले ने यही बनाया है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा चुप हो जाता और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे बेटे के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा झलक रहा था। दरवाजे पर जो कोई भी व्यक्ति था, मेरे बेटे को उसका आधी रात में आना पसंद नहीं आया था। वो गुस्से में ही दरवाज़ा खोलने के लिए गया था। मैं चारपाई पर लेटी हुई अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर जब कुछ देर तक मेरा बेटा नहीं आया तो मुझे फिक्र हो गई। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई और कंबल ओढ़कर दरवाजे की तरफ खुद ही चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा बेटा किसी से बहस कर रहा था। मैं अपने बेटे के अल्फाजों को साफ साफ सुन सकती थी। वो बोल रहा था, देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि आप सुबह आइए, इस वक्त आधी रात हो चुकी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरी माँ सो रही है और मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता। तो वह व्यक्ति जवाब देता है, देखो नौजवान, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी माँ का मेरे साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इतने में मैं अपने बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा दरवाजे के बाहर एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था, जिसका कद कम से कम 6 फीट लंबा होगा और उसके घुंघराले बाल थे। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 वर्ष के आसपास होगी और वह सफ़ेद रंग का बारीक कुर्ता पहना हुआ था। मगर मेरे लिए सबसे हैरत की बात यह थी कि इस कपा देने वाली ठंड में उसने कुर्ते के ऊपर स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहन रखा था। मेरी निगाह जैसे ही उस नौजवान से मिली तो उस नौजवान ने मेरी तरफ गुस्से के आलम में देखकर कहा, क्या आपका नाम ही हमीदा बेगम है? मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। हाँ, मेरा नाम ही हमीदा बेगम है। क्या ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। तो इसे थोड़ा तमीज़ सिखाइए। मैं इतनी देर से इससे इल्तिजा भरे लहजे में कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, मगर ये मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा। मैंने देखा वो नौजवान बोलते बोलते बहुत गुस्से की हालत में आ गया था और ये भी सच था कि उस नौजवान की बात सुनकर मुझे भी अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से की हालत में अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि हर मामले में अपनी टांग मत अड़ाया कर। तेरी समझ में क्यों नहीं आती? कोई आदमी आधी रात को मेरे घर पर आया है तो ज़रूर कोई ना कोई परेशानी लेकर आया होगा। मुझे गुस्से में देखकर मेरे बेटे ने निगाह नीची कर ली और उसके चेहरे पर फिक्र जाहिर हो गई और उसने फिक्र भरे लहजे में कहा, अम्मा, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। आधी रात का वक्त है और ये मुझे इस मोहल्ले के भी नहीं लगते। मैंने इनसे जब पूछा कि आप कहाँ से आए हो तो इन्होंने मुझे यही कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। अब आप ही बताओ अम्मा, मैं अकेले आपको इनके साथ कैसे जाने दूँ? खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो, कहीं ये डाकू हुए तो। मुझे अपने बेटे की बात सुनकर हंसी आ गई और मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, हम गरीबों के पास लूटने के लिए आखिर क्या मिलेगा? तो फिक्र मत कर, जा जाकर सो जा। फिर मैंने उस नौजवान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हारून है अम्मा, और मेरी बीवी इस वक्त दर्द से तड़प रही है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने सुना है कि ऊपर वाले ने आपके हाथ में शिफा रखी है, इसीलिए मैं बहुत दूर से इतनी रात में आपके पास यहाँ मदद के लिए आया हूँ। मेरी बीवी दर्द से बेहाल है। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसके बाद सही सलामत आपको अपने घर तक भिजवा दूंगा। वैसे मैं अपने किसी नौकर को यहाँ भेजता, लेकिन मुझे नौकर का यहाँ पर भेजना सही नहीं लगा। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर खुद आना चाहिए। पता नहीं उस नौजवान की बातों में ऐसा क्या असर था कि मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकी। और वैसे भी मेरे दरवाजे पर कोई भी आता था तो मैं उसे कभी मना नहीं करती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ देखा और कहा, ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के अंदर चली गई और मैंने एक मोटा सा कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि इस वक्त हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और कुछ ज़रूरी सामान अपने झोले में भर लिया, वो सामान जो ज़्यादातर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करती थी। कुछ देर के बाद मैं तैयार होकर बाहर आ गई और मैंने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, दरवाज़ा ठीक से बंद कर देना बेटा,
बेटी अकेली है, अगर मुझे आने में सुबह हो जाए या ज़्यादा वक्त हो जाए तब तक तुम घर से बाहर मत जाना। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया और वह चुपचाप घर के अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैंने उस नौजवान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? उस नौजवान ने जवाब दिया, बस इस बस्ती से दूर रेलवे स्टेशन के सामने वाले रास्ते पर ही मेरी बस्ती पड़ती है। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मेरे सोचने के अंदाज पर उस नौजवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हो? मैंने जवाब दिया, यही कि आज तक मैंने तो रेलवे स्टेशन के सामने ऐसी किसी भी बस्ती या मोहल्ले का नाम नहीं सुना। तो नौजवान जवाब देता है, अम्मा, पंजाब बहुत बड़ा है और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो मोहल्ला कोई बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। मुश्किल से थोड़े बहुत ही परिवार रहते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए अम्मा, मुझे अपनी बीवी की फिक्र हो रही है, अब जल्दी चलिए। इतना कहकर वह नौजवान सड़क पर चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगी। थोड़ी सी देर के बाद मैं अपने मोहल्ले से बहुत ज़्यादा दूर निकल आई। मैं उस नौजवान के पीछे पीछे ही चल रही थी और वो नौजवान तेज तेज कदमों से चल रहा था। मुझे चलते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया था। अब मैंने देखा कि मैं जिस बस्ती में रहती थी वह बस्ती भी ख़त्म हो गई थी। रेलवे स्टेशन अब बिल्कुल नज़दीक आ गया था। वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था क्योंकि मैं एक गांव की रहने वाली थी और गांव में 50 या 60 साल पहले इसी तरह के रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। ये तो आप लोग भी समझ ही सकते होंगे। थोड़ी देर के बाद रेलवे स्टेशन भी पार हो गया और अब उस नौजवान ने अपना रुख एक सुनसान जगह की ओर कर लिया। अब वो नौजवान एक ऐसे रास्ते पर चलने लगा जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। पता नहीं क्यों अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। मैंने महसूस किया कि मुझे चलते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया था। चलते हुए मैंने आखिरकार उस नौजवान से पूछ ही लिया, ये कौन सा रास्ता है? यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई मोहल्ला या बस्ती का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा और ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। मेरी बात सुनकर उस नौजवान ने चलते हुए ही जवाब दिया, आप फिक्र न करें अम्मा, बस कुछ ही देर में मेरा घर आ जाएगा। इस बार मुझे उस नौजवान की आवाज़ में कुछ तब्दीली सी महसूस हुई, मगर मैंने उस वक्त उससे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। सच तो ये था कि चलते चलते अब मेरे पैर जवाब देने लगे थे। मैं कितनी ही दूर आ गई थी मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं तो बस उस रास्ते को बहुत गौर से देखती हुई आ रही थी, वो भी ये सोचकर कि कहीं बाद में इस नौजवान ने मुझे मेरे घर तक छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मैं अकेली कहाँ भटकती फिरूंगी। गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवा लेती। चलते चलते सड़क खत्म हो गई थी। अब हम लोग कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर इस नौजवान का घर कहाँ है। फिर अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ, मैं किसी गलत नौजवान के साथ तो नहीं आ गई। मेरे चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। मैंने उस नौजवान से चलते हुए फिर दोबारा पूछा, आखिर कितनी दूर है तुम्हारा घर? मुझे तो यहाँ पर कोई भी आसपास बस्ती या कोई चिंतक दिखाई नहीं दे रहा। तो वो नौजवान बोलता है, अरे अम्मा, सामने देखो, क्या तुम्हें रोशनी नजर नहीं आ रही? जैसे ही उस नौजवान ने मुझे कहा कि अचानक मेरी निगाह एक मैदान की तरफ पड़ी जहाँ पर थोड़े बहुत कच्चे मकान बने हुए थे और उन मकानों के अंदर से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मैं हैरत से सब नज़ारे को देखने लगी क्योंकि मुझे याद था कुछ देर पहले जब मैंने सामने की ओर देखा था तो वहाँ पर मुझे सिर्फ एक सपाट मैदान ही नजर आया था। लेकिन मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटका दिया, ये सोचकर कि हो सकता है कि पहले मैं ना देख पाई हूँ। रात का समय था और मेरे पैर भी अब दुखने लगे थे। बहरहाल उस रोशनी को देखकर मेरे दिल में ठंडक का एहसास हुआ और जो कुछ भी डर की भावना मेरे अंदर थी वो बहुत कम हो गई। थोड़ी ही देर के बाद मैं उस नौजवान के पीछे चलती हुई उस बस्ती के अंदर प्रवेश कर गई। मैंने उस बस्ती को बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से देखा क्योंकि सच तो ये था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पंजाब में ही बिताई थी, मगर इस बस्ती का जिक्र मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने फिर उस नौजवान से पूछा, तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है? मगर मेरी इस बात पर वो नौजवान खामोशी रहा और चुपचाप पैदल चलता रहा। उससे दोबारा पूछने ही वाली थी कि पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ। अब मेरी उस नौजवान से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उस नौजवान का रुख एक घर की तरफ हो लिया। मैंने देखा बाहर से देखने में वह घर और घरों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा और अच्छा बना हुआ मालूम पड़ रहा था। उस नौजवान ने उस घर का दरवाजा खोल दिया और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहा, परेशान मत हो अम्मा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वह घर के अंदर चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। मगर जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। बाहर से देखने में वह घर बहुत ही ज्यादा मामूली मालूम पड़ रहा था
और बाहर से देखने में वह इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा था, मगर घर के अंदर जाते ही मेरी हैरत का विषय ये था कि अंदर से वह घर बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, अगर साफ अल्फाजों में बयां करूं तो अंदर से वह मुझे किसी महल की तरह खूबसूरत और बड़ा लग रहा था। और मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, लेकिन मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि हमेशा लगता है तू गलत जगह पर आकर फंस गई है, और ये ख्याल आते ही मेरे खून में डर की लहरें बुरी तरह से दौड़ गईं और कपा देने वाली ठंड में मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ऊपर काबू किए हुए उस नौजवान के पीछे पीछे चल रही थी। दरअसल घर के अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गलियारा था, जो कि अक्सर महलों में होता है, और वह नौजवान उन्हीं गलियारों के रास्ते बढ़ते हुए आगे चल रहा था, जिसके आसपास बेशुमार कमरे बने हुए थे और नीचे उस जमाने का बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और मुझे चलते चलते एक बात अचानक से याद आई, और मैं सोचने लगी कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। जब ये नौजवान मेरे घर पर आया था तो सिर्फ बहुत हल्के कपड़े का कुर्ता पहन रखा था, जबकि इस वक्त कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मेरे कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी से बुरा हाल है, मगर इस नौजवान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दी क्या होती है ये इस बात को जानता ही नहीं। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था, तभी उस नौजवान के कदम एक बहुत बड़े कमरे के करीब आकर रुक गए और उसने उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहा, आइए अम्मा जी, मेरी बीवी इसी कमरे में है। इतना कहकर वह उस कमरे के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे मैं भी उस कमरे के अंदर चली गई। मैं कमरे को हैरत से फटी फटी आंखों से देख रही थी। दरअसल वो कमरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हॉल था। मैंने देखा कि उस कमरे में बेशकीमती पर्दे लटक रहे थे। उस कमरे की जमीन पर बेहतरीन कालीन बिछी हुई थी और एक बहुत ही लंबा चौड़ा उस जमाने का सबसे कीमती बेड बिछा हुआ था, जहाँ पर एक औरत आंखें बंद किए हुए दर्द से हल्का हल्का करहा रही थी और उसने बहुत महंगा कंबल ओढ़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे और कुछ लोग उस कमरे में बैठे हुए मुझे घूर रहे थे। पता नहीं क्यों उनके घूरने के अंदाज से मुझे बहुत ज्यादा दहशत महसूस हुई। फिर उस नौजवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, आइए अम्मा, आप इधर आ जाइए। उस नौजवान के इतना कहते ही उस बेड के इर्द गिर्द जो कोई भी लोग बैठे हुए थे उठकर अचानक खड़े हो गए और बाहर की तरफ चले गए। उस नौजवान ने फिर मेरी तरफ इशारा किया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उस औरत के पास आकर बैठ गई, जो आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। जैसे ही मैं उसके पास आकर बैठी, उस औरत ने अपनी आंखें खोल दी और रहस्यमयी अंदाज में मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो जबरदस्ती की थी, क्योंकि मैं एक तजुर्बेकार दाई थी। उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द छुपा हुआ था, जो कि बच्चे की पैदाइश से पहले औरत को अक्सर होता है। मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि इस तकलीफ में औरत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। दर्द उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, मगर इस औरत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इसे अंदर से इतनी तकलीफ है, मगर ये फिर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने देखा कि वो बेतहाशा खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती बयां नहीं कर सकती, बस अपनी भाषा में इतना समझा सकती हूँ कि इस तरह की खूबसूरती के बारे में मैंने सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि राजकुमारियाँ इतनी खूबसूरत होती थी। उस औरत को देखकर मुझे एक पल के लिए यही लगा कि जो मेरे अपने बड़े बुजुर्गों से मैं राजकुमारियों की खूबसूरती के चर्चे सुनती थी, वह राजकुमारी इसी औरत की तरह ही होती होगी। मैंने अपने तजुर्बे से यही अंदाज़ा लगा लिया था कि बच्चा पैदा होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। अब मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई और मैंने उसके शौहर की तरफ देखकर कहा, जो कि मुझे यहाँ तक लाया था, कुछ औरतों को छोड़कर सभी लोग इस कमरे से बाहर जाने के लिए कहो। और मैंने उससे कुछ और ज़रूरी सामान मंगवाया। कुछ ही देर के बाद मेरी ज़रूरत के सारे सामान वहाँ पर मौजूद थे और उस कमरे में अब भीड़ कम रह गई थी। अब उस कमरे में सिर्फ मैं और 3-4 औरतें ही मौजूद थी। अब उस औरत के चेहरे पर दर्द की तकलीफ झलकने लगी थी। मैंने अपना काम जारी रखा। कुछ ही देर बाद उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद भी वे औरत दर्द से चीखने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने एक और लड़के को जन्म दिया और फिर चंद लम्हों के बाद उस औरत ने एक और लड़के को जन्म दिया। उस औरत के लगातार 3 बच्चों की पैदाइश हुई। अब उसका चेहरा पुरसुकून नजर आ रहा था। मैंने उन तीनों बच्चों को कंबल में लपेट दिया। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, ना अम्मा, इन्हें कंबल मत उड़ाओ। मैंने कहा, मतलब? मैं समझी नहीं बेटी, इस वक्त सर्दी ज़्यादा है, इन्हें कंबल में लपेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा, इन्हें सर्दी नहीं लगेगी। उस औरत ने ये अल्फाज बोले ही थे कि तभी अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और उसका शौहर तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया और वो उस औरत के चेहरे की तरफ रहस्यमयी अंदाज में देखने लगा।
वे औरत भी अपने शौहर को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, तो आखिरकार आपकी हसरत पूरी हो गई। मैं उसकी बात सुनकर उस औरत की तरफ देखने लगी और मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कैसी हसरत? मेरी बात सुनकर वो औरत फिर से रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है अम्मा जी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद आ जाएगा। कुछ वक्त पहले आपने ही किसी को देखकर अपनी तमन्ना जाहिर की थी कि इसके पेट में कम से कम 3 बच्चे हैं। अगर ये इंसान होते तो इसकी डिलीवरी मैं करवाती। देखिए अम्मा जी, मैंने आपकी तमन्ना पूरी कर दी। उस औरत ने जैसे ही ये अल्फाज कहे, मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मेरी हालत उस वक्त ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। मेरे शरीर का खून एक तरह से जम सा गया था। मेरा जहन बिजली की रफ्तार से उस वाक्य की तरफ दौड़ रहा था कि एक काली बिल्ली को देखकर मैंने ये अल्फाज बोले थे। मैंने उस औरत की तरफ देखकर हकलाते हुए अल्फाज में कहा, मगर मैंने तो एक बिल्ली को देखकर ये अल्फाज कहे थे। तो वो औरत बोलती है, हैरान और परेशान मत होइए अम्मा जी, हमारी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं जानती। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो औरत थी कौन। मैंने तो ये बात एक बिल्ली के लिए बोली थी, मगर वो तो एक इंसान नजर आ रही थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो इंसान थी या कोई हैवान? वैसे ये कहानी का अगला पार्ट भी है। अगर आप इस कहानी में मुझे बहुत प्यार देते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए थे और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुनी है तो दोस्तों, आज की कहानी शमशान की कहानी है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो लाइट बंद करके हेडफोन्स लगा लीजिए। गहरी काली रात थी, साएं साएं हवा बह रही थी। मैं नंदू अपने दुकान में बैठे आखिरी ग्राहक से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद मैं फिर यहाँ अकेला रह जाऊंगा। शमशान की इस मिट्टी में लोग गलती से भी नहीं आना चाहते, पर मुझे तो इसी मिट्टी के बदौलत जिंदगी मिलती है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। इस शमशान के सन्नाटे के बीच मेरी एक दुकान है। यहाँ अपने परिजनों और दोस्तों को जलाने आए लोगों के लिए मैं सीक्रेट चाय और पेट भरने लायक भोजन और छुप छुप कर दारू की भी व्यवस्था करता हूँ। इस पूरे शमशान में एक मेरी ही इकलौती दुकान है। दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर रात में यहाँ सन्नाटा फैल जाता है। मैं भी पहले रात के वक्त घर चला जाता था, पर पिछले साल रात में आकर कोई मेरे दुकान से सारी चीज़ें चुरा ले भागा। तब से मैं दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही पहले दर्जे के आवारा और निकम्मे। मेरी एक बेटी भी है, सबसे छोटी है पर सबसे होशियार भी है। वही मेरे लिए खाना ले आती है। आज शाम ही एक लाश यहाँ जलाई गई है। दूर से ही मैं जलती हुई चिता को देख पा रहा हूँ। हवा दिशा बदल बदल कर चल रही थी, इसलिए आग भी हवा में फड़फड़ा रही थी। गांव वाले लोग मुझे काफ़ी हिम्मती समझते हैं, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ रात के वक्त शमशान कैसे अपना रूप बदल लेता है। दूर वीरान पड़े मैदान की झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों की आवाज़ आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ जंगली कुत्ते भौंकते हैं और मेरे दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल हवा में उड़कर फड़फड़ाने लगती है। मैं डरकर दुकान के अंदर चला जाता हूँ और लकड़ी के बने दरवाजे को बड़ी सावधानी से बगैर आवाज़ किए बंद कर देता हूँ। दरवाजे के पास बैठकर मैं उसमें से बने छोटे से छेद से बाहर की ओर देखता हूँ और मुझे दिखाई देती है जल रही लाश जो आग से लहरा रही होती है, और मेरा मन तरह तरह के चित्र बनाने लगता है। उस उड़ती हुई आग में मैं सहम जाता हूँ। इच्छा होती है उसी वक्त गांव की तरफ दौड़ पाऊँ, पर बाहर फैली मनुष्यत मुझे भीतर तक डरा देती है। रह रहकर कुत्ते भौंकते हैं। कभी कभी तो कोई जानवर आकर मेरे दरवाजे पर अपना शरीर रगड़ता है। अभी 2 दिन पहले की बात है। सुबह उठकर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे पैरों के नीचे किसी का अधजला हाथ आ गया। मैं जली हुई उंगलियां साफ देख पा रहा था। खैर, ये सब तो पिछले 10 साल से झेल रहा हूँ। अब तो ये शमशान मुझे अपना सा लगता है। डराता ज़रूर है, पर पेट भी तो यही भरता है। इन 10 सालों में एक बार भी मेरी मुलाकात किसी रूह से नहीं हुई, पर यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चल पाया। बरसात की रात थी। मैं शाम से ही अपने दुकान के अंदर था। जब तक रोशनी रही, इक्का दुक्का लोग आते, कोई सिगरेट, कोई गुटखा या कोई पान लेकर ही चला जाता। धंधा बड़ा मंदा हो गया था और ये अब पूरे बरसात भर होने वाला है, क्योंकि बरसात के दिनों में मरने वालों के साथ कम ही लोग आते हैं
और जो भी आते हैं वह जल्दी ही निकल जाते हैं। शमशान घाट में ठहरने की कोई जगह भी तो नहीं है। एक मेरी दुकान तो है, पर इसमें से भी अब कई जगहों पर पानी टपकता है। रात के 11 बज रहे थे। टीन की छत पर जब बरसात का पानी पड़ता तो अपने आप ही एक भयंकर आवाज़ पैदा होती। इस आवाज़ में कोई सो तो नहीं सकता। मैं रेडियो पर जगजीत सिंह के गाने सुन रहा था। बारिश थोड़ी हल्की होती तो बाहर से झिंगुरों की आवाज़ तेज हो जाती, और मेंढक ने तो मेरे दुकान के आसपास ही अड्डा जमाया हुआ था। सुबह हो या रात इनकी टर्टर लगी ही रहती। मैं गानों में खोया हुआ था और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैं चौंक गया। इतनी रात में कौन ग्राहक हो सकता है? अभी 3 घंटे पहले ही आखिरी लाश जलाकर उसके घर वाले जा चुके थे। फिर अब कौन आ गया? दरवाज़ा खोलूं या नहीं, इस उलझन में मैं फंसा हुआ था कि एक और बार दरवाज़ा खटखटाया गया और उधर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो काका, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ तो किसी छोटी सी बच्ची की थी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया तो सामने एक 7 या 8 साल की गुड़िया खड़ी थी। उसने एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कंधे तक घुंघराले बाल थे जिनमें से पानी टपक कर मेरे दुकान के द्वार की मिट्टी को गीला कर रहे थे। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने बड़े उदास आवाज़ में कहा, काका, वो जो लाश यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी ना, बारिश के वजह से उसकी आग बुझ गई है, आप जला दीजिए ना चलकर। मन में बहुत से सवाल तो थे, पर पता नहीं क्यों मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे के दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं सीधा दुकान से कैरोसिन तेल निकालकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। नन्हे कदमों से वो मुझे शमशान के अंदर ले जाती रही, जहाँ आग तो बुझ गई थी पर धुआं अब भी उड़ रहा था। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। अधजली लाश की बदबू मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने जल्दी से लाश पर कैरोसिन तेल डालकर माचिस मार दी और कुछ ही देर में लाश फिर जल उठी और इसके साथ ही मुझे मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वही गुड़िया रो रही थी, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी ना था, वो बच्ची भी नहीं जिसके पीछे पीछे आकर मैंने इस बुझ चुकी लाश को दोबारा जलाया था। मुझे नहीं समझ आया अचानक वो बच्ची कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर उसे इधर उधर ढूंढने के बाद मैं वापस अपनी दुकान में आ गया और सो गया। मन के भीतर कहीं से आवाज़ तो आ रही थी कि अभी अभी मैं जिस बच्ची के साथ था क्या वो इंसान थी। मैं अंदर से डर रहा था और अपने आप से वादा कर रहा था कि अब चाहे जो भी हो जाए रात को दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। सुबह के ठीक 6 बजे होंगे। मैं हाथ मुंह धोकर दुकान में चाय बना रहा था। उसी वक्त 3 हट्टे कट्टे लोग मेरी दुकान पर आकर बैठ गए और मुझसे बोले कि कल रात जो लाश वह लोग लेकर आए थे जलाने के लिए, उसी की अस्थियां लेने आए हैं आज। तभी मुझे याद आई वो बच्ची और मैंने उन लोगों से कहा, भैया कल रात यहाँ आप में से बच्ची को लेकर कौन आया था? बच्ची मेरे दुकान में आई थी रात में और आप लोगों की लाश जो बारिश की वजह से बुझ चुकी थी तो मुझे दोबारा जला देने के लिए बोलने लगी। मैंने उसके साथ जाकर दोबारा लाश को आग लगा दी, पर उसी वक्त वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। मुझे लगा शायद जिसके साथ वो आई थी उसी के पास चली गई होगी। मेरा इतना कहने के बाद वो लोग मुंह फाड़ के एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनमें से किसी एक ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक तस्वीर दिखाई। अरे हाँ, ये तो वही गुड़िया है, वही घुंघराले बाल, यही चेहरे की मासूमियत, वही कद, वही रंग। मेरे बच्ची को पहचान लेने के बाद वो लोग बहुत सोच में पड़ गए और मुझसे बोले, नंदू जी आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात हम सब इसी बच्ची को तो जलाने आए थे। कल ही इसकी हत्या रहस्यमय तरीके से हुई है। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। ऊपर वाले के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए। हम तीनों में से एक उस बच्ची का पिता भी है। मैंने जैसा अनुमान लगाया था वही हुआ। मैंने कांपते होठों से कहा, भैया मैं झूठ क्यों बोलूँगा, कल यही आई थी दुकान में। मेरी बातों को अनसुना कर वे लोग बच्ची के पिता के आंसू पोंछते हुए चले गए और मैं वहीं बैठकर गमछे से अपना पसीना पोंछने लगा। फूल सी बच्ची की मौत, वो भी रहस्यमय तरीके से, ये बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना की कि ऐ ऊपर वाले, उस बच्ची की आत्मा को शांति देना और उसके कातिलों को सजा। लेकिन मैं उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी दूसरी प्रार्थना जो मैंने बच्ची के लिए की है वो मेरे ही हाथों से पूरी होगी।
जैसे तैसे दिन बीता और फिर डरावनी रात हुई। कुत्ते तो आज शमशान घाट के अंदर ही बैठकर रो रहे थे। मैं पहले से डरा हुआ था, ऊपर से ये सारी आवाजें मेंढकों की और कुत्तों के रोने की सब मिलकर मुझे और ज्यादा डरा रहे थे। सोने से पहले आज मैंने रेडियो पर गाना भी नहीं बजाया और लालटेन को भी जला ही रहने दिया। मैं जल्दी ही सोना चाहता था, पर कमबख्त नींद आए तब ना। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। अभी रात का पहला पहर बीता ही होगा कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची, और ये आवाज थी लकड़ी के दरवाजे पर किसी के दस्तक की। कोई बाहर से मुझे आवाज लगा रहा था, नंदू काका दरवाजा खोलिए। आज फिर दरवाजे पर दस्तक हुई रात के इस पहर में। अभी तक तो मेंढकों ने भी टर्टर करना बंद कर दिया था। सन्नाटा इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे मेरी सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और डरा रही थी अपनी ही धड़कन। खैर यही सब सोच रहा था कि बाहर से किसी बच्ची की रोने की आवाज आनी शुरू हो गई और इसी आवाज के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। आंखों के सामने वही मासूम सी बच्ची सर झुकाए खड़ी थी। वो सुबुक रही थी। मैं जानता था, मुझे आज सुबह ही पता चल चुका था कि ये नन्ही सी बच्ची अब जिंदा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कौन सा जुड़ाव था जो मुझे उस बच्ची से जोड़ता था। डराता नहीं था। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, पर कल तो ये मेरे पास अपनी चिता ही जलवाने आई थी, पर आज तो इसकी अस्थियाँ भी इसके परिजन ले गए। तो फिर आज ये क्या कहना चाहती है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगली पकड़ वो मुझे शमशान की गहराइयों में ले जाने लगी। वो ज़्यादा बोलती नहीं, पर पता नहीं कैसे वो मेरा नाम जानती है। वो जानती है मैं नंदू हूँ। इस शमशान में अकेला जिंदा इंसान सिर्फ मैं हूँ। मेरी उंगली पकड़े वो मुझे लगातार आगे ले जा रही थी। आसपास का इलाका भी बहुत भयानक था और मैंने सुना था कि आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं, पर इस बच्ची के पैर सीधे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं खामोशी से उसके पीछे चल रहा था और फिर शमशान के आखिरी कोने में पहुंचकर उसने मेरी उंगली छोड़ दी और मैंने देखा वहां कोई था जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। 18 या 19 साल का लड़का। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर वो पता नहीं क्यों मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा। उसका जिस्म बारिश की बूंदों से भी भीग नहीं रहा था। मैं आंखें गड़ाए उसे देख रहा था। तभी अचानक वो दीवार के पास घुटने टेक कर बैठ गया और फिर अम्मी अम्मी कहकर चिल्लाने लगा। वो तड़प रहा था, शायद अपनी माँ को याद कर रहा था। मैं उसके पास चला गया, पर मैं उसे छू नहीं पाया। मैं समझ गया वो कोई इंसान नहीं, वो एक दुखी रूह है। मुझे देखकर उस लड़के ने पहले तो आंखें फेर ली, पर वो बच्ची जो मुझे उस लड़के तक लाई थी, वो उस लड़के के पास जाकर उससे बातें करने लगी और फिर अचानक वो लड़का बिल्कुल मेरे आंखों के पास आ गया। एक पल के लिए तो मैं डर गया, डर के पीछे हट गया, पर मैं जानता था ये दोनों पवित्र आत्माएं हैं। मैं वहीं पत्थरों पर बैठ गया और अपने आसपास जो चल रहा था उसे गौर से समझने की कोशिश करने लगा। वो लड़का मेरे सामने ही था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उन्हें धोखा दिया। और इतना कहकर वो सुबुक सुबुक कर रोने लगा। मुझे उस पर दया आती है। मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी ही उम्र का मेरा बड़ा बेटा है। वो है तो बहुत आलसी, पर अपनी माँ का लाडला है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ के लिए अपने बाबा से यानी मुझसे भी लड़ जाता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, बताओ कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं 12वीं में था। मेरी परीक्षा के परिणाम आए थे और बहुत अच्छे आए थे। घर में सब खुश थे। अम्मी से ढेरों दुआएं लिए मैं घर से ये कहकर निकला कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पर मैंने झूठ कहा। मैं वहाँ से सीधा अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्नेहा के घर मिठाई का डब्बा लेकर गया। स्नेहा जो मेरे साथी मेरे स्कूल में थी। दुनिया हमें एक दूसरे का दोस्त समझती है, पर सिर्फ मेरा दिल जानता था मैं स्नेहा से कितनी मोहब्बत करता था। पर यह बात तो मुझे अब पता चल रही है कि वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरा जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। खैर, मैं उस दिन से स्नेहा से मिलकर अपने दिल का हाल बयां करने वाला था। वो भी तो मुझे बस दोस्त ही कहती थी, पर मैं तो सच्चे मन से उसे चाहता था। उस दिन मिठाई के डब्बे और एक लाल गुलाल से मैंने उसे अपने प्यार का इजहार भी किया, पर स्नेहा ने मुझे नहीं समझा, इनकार तो किया ही।
पर साथ में उसने मुझे सभी लोगों के सामने बेइज्जत भी किया, क्योंकि मैं मुस्लिम और वो हिंदू थी। उसने बुरी तरह से मेरा मजाक बनाया और अपने भाइयों से उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। यकीन कीजिए, मैंने आज तक ऐसे पल बस हिंदी सिनेमा में ही देखे थे, पर उस दिन ये पल मैंने जिए हैं। बहुत मुश्किल होता है अपमान के पलों को निगलना। मैंने पता नहीं किस नशे में आकर खुद को ख़त्म करने का मन बना लिया। गलत किया मैंने। वो फिर रोने लगा। उसके चेहरे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोच रहा था, जिस शमशान से मैं इतना डरता हूँ, ये तो अपने भीतर ना जाने कितना दर्द समेटे हुए है। मेरी आंखों में से आंसू आ गए। अचानक मुझे मेरे तीनों बेटों की याद आने लगी। जब उनके एग्ज़ाम में कम नंबर आते, मैं कितनी बुरी तरह उन पर भड़क उठता। मैं कभी उनके भीतर जाकर नहीं देखता। आज मुझे अपने तीनों बेटों की याद आ रही थी। मैं उन्हें गले लगाने के लिए अचानक ही तड़प उठा। और फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बताना शुरू की। इस नेहा के घर से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। जिस लड़की को मैं अपने सपने में बसाना चाहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया, वो भी बुरी तरह। मैं वहाँ से सीधा रौना झील की तरफ गया, जो हमारे शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा और कैसे स्नेहा को पा सकूं ये सोचता रहा। और बुरे तरीके से मैंने वहीं बैठे बैठे अल्कोहल का सेवन किया। और शायद इसीलिए शाम ढलने के बाद जब मैं घर आने के लिए वहाँ से उठने लगा, तो अचानक मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा और पास की गीली मिट्टी में मेरा पैर फिसलने की वजह से मैं झील में जा गिरा। अंधेरे की वजह से वहाँ कोई न था जो मुझे झील में गिरता हुआ देख भी पाता। बचाना तो दूर की बात है, मैं तैरना तो जानता था क्योंकि झीलों के शहर से था, पर अल्कोहल का नशा मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं खुद को बचा भी ना पाया। मैं झील के तेज बहाव में बहता रहा और ना चाहते हुए भी मर गया। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा तो मैं आपके गांव की टहरी और शांत नदी के किनारे पड़ा मिला। गांव के लोगों ने 2-3 दिन तक मेरी खोज की, पर वे जान नहीं पाए कि मैं इस गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहर के एक मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। उन्होंने आखिर मुझे इस शमशान में ही जला दिया। गांव के मुखिया जी ने हिंदू रीति रिवाज से ही मेरा ध्यान संस्कार कर दिया, पर मैं तो जन्म से मुस्लिम था और उन्हीं के रिवाजों को मैंने अपनाया था। शायद इसीलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं इस शमशान से बाहर नहीं निकल पाऊँ, मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं। पर सबसे दुख की बात तो ये है कि मेरी अम्मी आज भी नहीं मानती कि मैं मर चुका हूँ। वह आज भी हर रोज़ अल्लाह के दरगाह में जाकर मेरी खैर मांगती है। कहती है मैं जहाँ भी हूँ उसके पास लौट आऊँ। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, पर मेरा अल्लाह मुझसे खफा है क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के साथ गलत किया। इसीलिए मैं उनको बता भी नहीं पा रहा कि अम्मी मैं मर चुका हूँ, मेरा इंतज़ार मत करो। काश कोई फरिश्ता मेरी बात जाकर अम्मी को कह आए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और मैं अपने माथे पे हाथ रखकर वहीं बैठकर पछताने लगा, क्योंकि इस लड़की को यहाँ जलाते वक्त मैं भी शामिल था। बहुत तलाश करने के बाद भी इसके परिवार वालों को हम नहीं ढूंढ पाए। तब इसके लाश को जला ही दिया गया, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे ये साबित होता कि ये मुस्लिम है। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था और तभी घुंघराले बालों वाली वो बच्ची मेरे पास आकर कहने लगी, नंदू काका इसकी मदद करो ना। मैं उसकी बात सुनकर जब अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे दोबारा दुकान तक छोड़ गई। अब कल सुबह मुझे यात्रा पर निकलना था। कितनी अजीब बात है, कल तक मैं जिस शमशान से डरता था, आज एक अजीब से बंधन में खुद को उस शमशान से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। इस शमशान के दर्द को मैं देख पा रहा हूँ और ये सिर्फ घुंघराले बालों वाली नन्ही सी बच्ची की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन है वो, क्या नाम है उसका, पता नहीं किसने उस मासूम को मार डाला। उसके परिजन बता रहे थे कि पुलिस उसके कातिलों की तलाश कर रही है। अब अगर उसने मुझे दोबारा आवाज़ लगाई तो मैं ज़रूर उससे उसके कातिलों का नाम पूछ लूँगा और उसके परिवार को बता आऊँगा। खैर आज की रात तो आराम और सुकून से गुजर गई। सुबह की पहली किरण मुझे याद दिलाने लगी आज मुझे कहाँ जाना है। मैंने दुकान को अच्छे से बंद किया, पर उस वक्त शमशान का छोटा मोटा पंडित सुकू भी वहीं था। दुकान को बंद करते हुए उसने मुझे देखा तो पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या बात है नंदू, तुम तो रात के वक्त भी घर नहीं जाते, फिर आज दिन में कहाँ जा रहे हो। अब मैं उस नशेड़ी को भला क्या समझाता। वैसे भी मेरी दुकान उसे तभी याद आती है
जब इसे फोकट में दारू की जरूरत होती है। आज भी इसे दारू की ही तलब होगी, पर आज मैं जिंदगी में पहली बार किसी नेक काम से जा रहा हूँ। इस पंडित के मुंह लगने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे याद है मैंने कई बार इसे मेरे साथ रात में दुकान पर रुकने को कहा, क्योंकि मैं रात में अकेले यहाँ सोना नहीं चाहता था, पर ये हाँ हाँ करके मुफ्त में दारू निकाल कर भाग जाता था। खैर मैंने उसे यूं ही टालकर जल्दी से निकला और सीधे अपने घर पहुंचा। अचानक मुझे घर में देखकर मेरे चारों बच्चे और मेरी पत्नी बेहद खुश हो गई, पर अभी मुझे जल्दी यहाँ से भी निकलना था। लगभग 2 घंटे बाद मैं एक साधारण से घर के सामने खड़ा था। दूर कहीं से मस्जिद में हो रही अजान की पवित्र आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाने पर एक लाचार बूढ़े पिता ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर ही उन्होंने सलाम अदा किया, और इसके जवाब में मैंने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी पहचान पूछी तो मैंने उन्हें घर के अंदर आने की इजाज़त मांगी, और घर के अंदर जाने पर मेरी मुलाकात उस लड़के की अम्मी से हुई, जो इस वक्त भी नमाज पढ़ने में व्यस्त थी। मैं उनकी दुआएं सुन तो नहीं पा रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था वो अब भी अपने लाल की खैर मांग रही थी। फुर्सत मिली तो वो भी हमारे पास आ गई। उम्मीद की हल्की सी झलक मुझे उन दोनों के चेहरे पर नजर आ रही थी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनके बेटे की कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ, पर सिर्फ मैं जानता था जो खबर मैं उन्हें सुनाने वाला हूँ उस खबर से लाख गुना अच्छा तो झूठी उम्मीद में रहना होता है। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैं बगैर कुछ बताए वहाँ से वापस आ जाऊँ, पर दूसरे ही पल मुझे घुंघराले बालों वाली उस बच्ची की याद आई, और मैंने अपने भीतर बहुत सारी हिम्मत भर उन दोनों को सारी बात सच सच बता दी। आंसू भी बहे,